हाँ जी, नमस्कार सभी को। एमर्स अकेडमी के इस YouTube चैनल पर अपने टॉपिक वाइज ये अपना पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से अपने सीटी के सिलेबस में आने वाला एक अच्छा टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति, जो अगर अपने राजस्थान गवर्नमेंट के किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात करें तो सिर्फ सीटी +2 और अब तक के पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एलडीसी के एग्जाम में इस टॉपिक को रखा जाता है। बड़ा अच्छा टॉपिक है अपने पास में और आज की इस एक क्लास के माध्यम से हम पूरा का पूरा टॉपिक शुरुआती पहले पॉइंट से लेके आने वाले एग्जाम के प्रश्नों तक इसे कवर करेंगे। इसलिए जरूरी ये है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहे और इस वीडियो को देखते देखते अपना रफ वर्क जरूर साथ में करते रहिए, ताकि इसके बाद में इस टॉपिक को दोबारा आपको एग्जाम तक कहीं ना कहीं रिवाइज करने की भी आवश्यकता ना रहे। और एग्जाम से पहले बस एक बार इसे और देखिएगा और अपने सब चीजें बिल्कुल उसी प्रकार से आपके सामने आ जाएगी जैसे आपने आज पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक करेंगे, इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखते समय तैयार होकर बैठिएगा अपने। तो शुरुआत करते हैं अपने निर्देशांक ज्यामिति की। तो सबसे पहले अपने बात करें, अगर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करूं तो निर्देशांक ज्यामिति यहां पर अपना पूरा का पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। मैं फिर से क्लियर कर दूं क्या कि निर्देशांक ज्यामिति में आपके सिलेबस में केवल हमें 3 भाग पढ़ने हैं। पहला भाग पढ़ना है कार्तीय तल, दूसरा भाग पढ़ना है हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और तीसरा भाग हमें पढ़ना है विभाजन। तो यानी हम 3 भाग पढ़ेंगे। हमें नहीं पढ़ना सीटी +2 लेवल के एग्जाम के लिए। आप अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं किसी आकृति के, तब भी आपको नहीं करना है। उसके साथ साथ अगर आप की बात करें किसी केंद्रक को लेते हुए त्रिभुज के, तब भी आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। जैसे मैंने कहा केवल 3 चीजें पढ़नी है अपने को, कार्तीय तल, और कार्तीय तल के साथ साथ अपने को 2 बिंदुओं का विभाजन की बात करें या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये तीनों ही पॉइंट अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले आता है कार्तीय तल। अच्छा, क्या होता है कार्तीय तल, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि इस प्रकार से एक स्लिपिंग लाइन बनाते हैं जिसे आप एक्स अक्ष बोलते हैं। ये एक क्षैतिज रेखा होती है, एक क्षैतिज रेखा जिसको आप एक्स अक्ष बोलते हैं, और इसी प्रकार से एक खड़ी लाइन जिसको अपने ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं, जिसको वाई अक्ष के नाम से हम जानते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा जिसको एक्स अक्ष, खड़ी लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। दोनों लाइनें जब एक दूसरे को काटते हैं किसी प्लेन तल को, तब अपने सामने एक कार्तीय तल प्राप्त होता है। क्या होता है इस तल के अंदर, उस पर हम बात करें। जो एक्स अक्ष होता है, उस एक्स अक्ष को हम जानते हैं, या उस एक्स अक्ष के मान को जानते हम भुज के नाम से भी पढ़ेंगे, और वाई अक्ष के मान को हम कोटि के साथ में पढ़ेंगे। तो भुज और कोटि क्या मतलब? भुज ये कहते हैं कि आप एक्स अक्ष के किसी मान को अगर आप बोलते हैं तो उसका मतलब आप भुज बता रहे होते हैं कार्तीय तल के अंदर, और जब वाई के मान को बता रहे थे तो आप कोटि बता रहे होते हैं कार्तीय तल के अंदर। जब भी आप अगर इस प्रकार से बात करें तो ध्यान रखिएगा कि आप जब 2 लाइनें एक दूसरे को काटेंगे तो नेचुरल सी बात है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, और उस प्रतिच्छेद बिंदु को आप जानते हैं किस नाम से? मूल बिंदु के नाम से। जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है अपने पास में किस नाम से? मूल बिंदु के नाम से। इसी प्रकार से अगर बात करें कि x के इस मूल बिंदु के अगर आप दाईं ओर चलते हैं तो x का मान हमें प्राप्त होता है जी पॉजिटिव। यदि आप इसके बाईं ओर चले तो x का मान हमें प्राप्त होता है नेगेटिव। इसलिए आप ये कहते हैं कि इस तरफ x का मान माइनस होता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि y पे अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो y के जो भी मान होंगे वो सारे के सारे आपको पॉजिटिव प्राप्त होते हैं, और मूल बिंदु से नीचे की ओर चलेंगे तो सारे के सारे मान अपने को माइनस में, इसलिए आप यहां कहते हैं कि माइनस में प्राप्त होता है। तो आपको पता चला कि दाईं ओर चले तो x प्लस, बाईं ओर चले तो माइनस, मूल बिंदु से ऊपर गए तो y का मान प्लस, नीचे की ओर आए तो माइनस। अब बात करते हैं क्या कि इसी के साथ में जब आप 2 बिंदुओं को लेकर चल रहे होते हैं, 2 बिंदुओं को लेकर चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेके चलते हैं। यदि आपने किसी प्रकार का कोई एक पॉइंट बना दिया किसी कार्तीय तल के अंदर, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो आप हमें एड्रेस बताते हैं, जो मान बताते हैं, उस मान को हम पढ़ते हैं क्या? निर्देशांक पढ़ते हैं। उस मान को हमें निर्देशांक कहा जाता है।
और निर्देशांक बताते समय या निर्देशांक पढ़ते समय ध्यान रखना है कि पहले मान आप x अक्ष का बताते हैं और बाद में मान आप y अक्ष का बताते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे देखिएगा कि मान लीजिए कि आपने ऐसा कहा कि आप एक ऐसा बिंदु की ओर चलें जो x अक्ष पे 1 2 3 और 4 लाइन चले और इस पॉइंट को यहां पर आगे लेके गई। इसी प्रकार से y अक्ष पे 1 2 और 3, y अक्ष पे 3 आया और x अक्ष पे 4, हमने एक यहां पे डॉट बना दिया। अब इस बिंदु के निर्देशांक क्या है ये बताना पड़ा हमें, तो हम ये कहेंगे कि जी पहले x अक्ष की लाइन को देखेंगे जिसमें 1 2 3 और 4, तो ये मान आया जी 4, क्योंकि हमने कहा पहले x का मान पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे y का देखेंगे तो 1 2 3, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 3, तो आप कहेंगे क्या कि वो बिंदु जिस बिंदु का हमसे मान पूछा गया उस बिंदु का निर्देशांक है कितना जी 4 3 है, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्देशांक बताते समय पहले मान x का बताया जाता है, बाद वाले का y का मान बताया जाता है। और आपको और अच्छे से ध्यान रखना होगा कि x जो होता है उसे क्या कहते हैं भुज, और y जो होता है उसे हम क्या कहते हैं कोटि। तो ये हुआ हमारा कार्तीय तल। लेकिन अभी इस कार्तीय तल के अंदर क्या चीज पड़ी, दोबारा से देखिए, क्षैतिज रेखा होती है उसे हम कहते हैं x अक्ष, ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं y अक्ष, x अक्ष के मान को हम जानते हैं भुज के नाम से और y अक्ष के मान को हम जानते हैं कोटि। दोनों भी लाइनें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु से जहां पर वो मिलेंगे उस बिंदु को हम जानते हैं क्या जी मूल बिंदु। और याद रखना होगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा 0 0 होता है, इसमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है। उसके साथ साथ क्या मूल बिंदु से दाईं ओर चले तो x प्लस, बाईं ओर चले तो माइनस, मूल बिंदु से ऊपर की ओर चले तो y प्लस और नीचे की ओर आए तो माइनस। किसी कार्तीय तल में अगर कोई एक बिंदु बनाते हैं तो उस बिंदु को जहां तक पहुंचने का हमें मान बताया जाता है जिसको हम निर्देशांक के नाम से जानते हैं। निर्देशांक में पहले मान x का बताया जाता है और बाद में y का बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि स्टार्टिंग शुरुआती बात आपको समझ में आई। चलिए आगे पढ़ते हैं, अभी भी कार्तीय तल कंप्लीट नहीं हुआ, कार्तीय तल के बारे में कुछ और बात करते हैं। अब आपसे छोटा सा प्रश्न ये है, और क्योंकि आप जब पढ़ रहे हैं और आप अच्छे तरीके से पढ़ने के मूड में बैठे हैं तो मेरे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब आपके पास में मौखिक के लिए होना चाहिए। अगर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे तब भी अच्छा है, नहीं तो मौखिक के लिए आप जरूर बताइएगा अपने। क्या आप बता सकते हैं कि कार्तीय तल के अंदर अगर आप कोई एक बिंदु बनाते हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, कार्तीय तल के अंदर यदि कोई एक बिंदु बनाते हैं तो उस बिंदु के प्राप्त होने की जगह कितनी हो सकती है? 2 जगह, 5 7 8, यानी आपके पास कितने ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं कि बिंदु कहां कहां स्थित हो सकता है। तो उसके लिए देखिएगा मैं आपके हेल्प करूंगा, और आपने उम्मीद हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपने अपने मन में सोचा होगा। तो बिंदु अपने पास में, क्या हमारा बिंदु आप इस प्रकार से जब आप अपने ग्राफ को जब 2 लाइनें बनाते हैं तो क्या पूरा पेज हमारे 4 भागों में बंट चुका होता है? 4 भागों में ये पहला भाग अपने पास में है, ये दूसरा भाग है हमारे पास में, ये तीसरा भाग है और ये चौथा है। और इसमें भी मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हालांकि आगे के पेज में मैंने लिख रखा है कि इन्हें चतुर्थांश बोला जाता है, लेकिन फिलहाल मैं यहां की बातें खत्म करूंगा यहां पर ही कि क्या कि जब इस प्रकार से 4 भाग बनते हैं तो इन चारों भागों को मैं अपने ग्राफीय तल का चतुर्थांश यानी उसका चौथा हिस्सा कहा जाता है अपने पास में। चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो आप अपनी मर्जी से इनका क्रम कभी भी मत बना दीजिएगा, जहां अच्छा लगा वहां 1 लिख दिया, जहां अच्छा लगा वहां 2 लिख दिया, गलत हो जाएगा ऐसा करना। इसलिए क्रम ध्यान रखेंगे अपने दाएं हाथ के सबसे ऊपर वाले, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्या हमारा एक पॉइंट इन चारों में से किसी एक जगह पे हो सकता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन बना कि 4 चतुर्थांश में से किसी एक जगह हो सकता है, तो हमारे पास में 4 चतुर्थांश। इसके बाद में पहुंचते हैं कि और बिंदु कहां हो सकता है? क्या वो हमारा दिया गया बिंदु किसी एक लाइन पर हो सकता है? तो वो लाइन या तो किस पे होगा, x अक्ष पे, या किस पे होगा, y अक्ष पे। तो इसका मतलब बिंदु के 2 और ऑप्शन मिले। 4 पहले मिले थे कि चारों में से किसी एक चतुर्थांश में होगा, 2 पॉइंट और मिले कि या तो वो x अक्ष पे होगा या वो y अक्ष पे होगा। क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन बचा? तो जी बिल्कुल बचा कि जी अपना जो पॉइंट है वो खुद हो सकता है क्या जी एक मूल बिंदु के माध्यम से। तो इस प्रकार के किसी बिंदु के स्थित होने के संभावित 7 रिजल्ट आपके सामने आते हैं। या तो वो चारों में से किसी एक चतुर्थांश में होगा,
किसी एक चौथे खंड में होगा, या वो दोनों में से किसी एक लाइन पे होगा, या वो दोनों लाइनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो आपके इन 7 ऑप्शन में से आपसे कुछ ना कुछ चीजें पूछी जाती है और अब तक एलडीसी के एग्जाम में 2 से 3 बार ये चीज पूछी भी जा चुकी है। तो यहां तक बात समझ में आई क्या? कि किसी बिंदु के स्थित होने की 7 जगह हो सकती है, या तो वो किसी एक चतुर्थांश में होगा, या वो किसी एक लाइन पे होगा, एक एक्स अक्ष पे या एक वाई अक्ष पे अपने पास में। अब आइए जी, इस पे क्या पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें बताना होगा कि जब आपने चतुर्थांश बना दिया तो उस चतुर्थांश के अंदर क्या कुछ परिवर्तन होता है, एक से दूसरा अलग क्यों होता है, तो वो हेल्प कीजिएगा आप अपने। और एक बार फिर से बताइए कि एक्स अक्ष के मान को हम क्या कहते हैं, भुज, और वाई अक्ष के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आइए सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई बिंदु पहले चतुर्थांश में लिया है, तो अगर आप इसमें x का मान पढ़ेंगे तो कैसा आएगा जी, पॉजिटिव आएगा, और y का मान पढ़ेंगे तब भी तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पहले खंड के अंदर, पहले चतुर्थांश के अंदर आपका भुज भी पॉजिटिव और कोटि भी पॉजिटिव होता है, यानी दोनों ही मान धनात्मक होंगे। x का मान भी और y का मान भी धनात्मक होगा पहले चतुर्थांश में। और क्लासरूम में पढ़ा है, आप रिवाइज करें, और हो सकता है अगर आपने क्लास में अच्छे से नहीं पढ़े या उस प्रकार से नहीं उपस्थित थे तो अभी इसे समझने का प्रयास करें, और समझ में आ भी रहा होगा आपको साथ साथ में। बताइए फिर दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा। तो दूसरे चतुर्थांश में अगर हम पहले किसका, x का या y का पढ़ेंगे, तो बिल्कुल जी हम जानते हैं कि पहले x का मान पढ़ेंगे, और x का मान हमें कैसा प्राप्त होगा जी, माइनस प्राप्त होगा। फिर हम किसका मान पढ़ेंगे कि जी y का पढ़ेंगे, और y का मान हमें कैसा प्राप्त हुआ, पॉजिटिव। तो दूसरे चतुर्थांश के अंदर, दूसरे खंड के अंदर हमारा जो मान होगा उसमें भुज होगा नेगेटिव और कोटि होगा पॉजिटिव। इसी के साथ पहुंचते हैं अपने तीसरे खंड में, और तीसरे खंड में आप देखेंगे कि पहले x का मान माइनस आया, फिर y के मान की ओर चले तो वो भी तो कैसा आ रहा है, माइनस। तो हमें पता चला कि इसमें भुज भी माइनस में होगा और कोटि भी माइनस में होगा, दोनों ही मान ऋणात्मक होंगे। चलिए पहुंचते हैं अपने चौथे भाग के अंदर, और चौथे भाग को पढ़ेंगे तो पहले मान बताने किसका, x का। तो पहले मान आया अपने पास में x का, और आप जानते हैं कि x अक्ष पे जो मान पढ़ोगे वो कैसा पढ़ेंगे, अपने पास में पॉजिटिव पढ़ेंगे। फिर बाद में आप नीचे की ओर चलेंगे, y का मान पढ़ेंगे, वो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हमें चौथे खंड में मान प्राप्त होगा क्या, भुज पॉजिटिव और जो कोटि होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां से मैं फिर से थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, क्या प्रश्न बन सकता है, कैसा बन सकता है, उस पर हम 2 बातें करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक पॉइंट का मान देके, यानी जिसका नाम हम निर्देशांक जानते हैं, आपसे ये कह सकता है कि दिया गया निर्देशांक बिंदु या निर्देशांक जो पॉइंट दिया गया है, जिस पॉइंट का, वो बिंदु कहां स्थित है। और हमने बताया स्थित होने की 7 जगह हो सकती है, या तो वो चारों किसी चतुर्थांश में से एक पे होगा, या वो किसी लाइन पे होगा, या एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे, या वो खुद एक पॉइंट होगा दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जिसका मूल बिंदु हम जानते हैं। या वो ये कह सकता है कि किसी जगह अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका मान कैसा हो सकता है, क्या वो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसके बारे में शायद आपको बात समझ में आ गई। और फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ में कि पहले चतुर्थांश में दोनों होते हैं पॉजिटिव, यानी दोनों प्लस के, दूसरे में एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस होता है, और तीसरे में दोनों माइनस, और चौथे में एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस होता है। बात आई है आपको समझ में। अब आते हैं जी बात, चलो ये पॉइंट जो खंड में थे चारों में वो तो समझ में आ गया। अच्छा, मूल बिंदु का भी कैसे पता चल जाएगा, हम अच्छे से सभी जानते हैं क्या जी, कि अगर मूल बिंदु पर हुआ तो तुरंत समझ आएंगे कि उसका मान कितना होना चाहिए, 0 0। यदि x और y दोनों ही मान 0 हुए तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो बिंदु कौन सा है, हमारा मूल बिंदु है। अब बात आती है कि x अक्ष का y अक्ष पे अगर हुआ तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखिएगा, अब दोबारा से एक बार और सीखना है क्या, क्योंकि आप 4 में से 5 ऑप्शन तो सीख चुके हैं कि किसी एक खंड में हुआ तो आप प्लस और माइनस का सिंबल देख के ही बता पाएंगे, ना कि संख्या छोटी बड़ी देखनी है अपने को। और 0 0 हुआ तो पता चला कि मूल बिंदु है। अब कि वो दोनों में से किसी एक लाइन पे है तो वो कैसे पता चलेगा, उस पे हम बात करते हैं क्या, कि मान लीजिए आपने दोनों एक्स बना दिए, और उस दोनों एक्स पे आपने ये 1 2 3 4 और 5 पर यहां पर आपने एक बिंदु बना दिया ए, 5 पे आपने बिंदु बना दिया एक, और आपने किस अक्ष पे बनाया, आपने बना दिया इसे एक्स अक्ष पे। अगर आपने एक्स अक्ष पे ही कोई एक बिंदु ले लिया तो क्या आप तक की समझ में आई बात के अनुसार क्या आप उसका निर्देशांक बता सकते हैं। तो निर्देशांक बताएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पहले हम एक्स का मान देखते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो x का मान तो आ गया 5।
लेकिन वो पॉइंट ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, y को ना ऊपर लेके जा सकता है ना नीचे, तो यहां से y का मान हमें प्राप्त हो गया कितना जी 0। तो एक ऐसा बिंदु जो x अक्ष पे स्थित होगा, और एक इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन पढ़ रहा हूं इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आगे जब दूरी और विभाजन वाली चीजें पढ़ रहे होंगे तब वहां पर गड़बड़ ना हो अपने पास में, कि x अक्ष पे स्थित बिंदु का हमेशा y का मान क्या होता है, सदैव और सदैव 0 होता है। y अगर शून्य है तो इसका मतलब वो किस पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आगे अपने करते हैं कि अगर ये पॉइंट ऊपर गया 1 2 3 और 4, यहां पर 4 पॉइंट लिया अपने पास में। अब इसका निर्देशांक हमसे पूछ लिया, तो इसका निर्देशांक बताने जा रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे, तो हम पहले काउंट करेंगे जी इसमें x कितना है, तो x ना लेफ्ट में गया ना राइट में गया, तो x तो मिला जी हमें 0। y की बात करें तो 1 2 3 और 4, तो मान हमें प्राप्त हुआ 0 4। तो यहां से दो बड़ी अच्छी बातें प्राप्त हुई जिनको आप याद रखिएगा बिल्कुल उसी प्रकार से, और समझने जैसा इतना बड़ी बात नहीं, एक बार कहने से बात शायद समझ में आई है आपको, फिर भी मैं रिपीट करना चाहूंगा क्या कि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसमें y का मान शून्य होता है, और y अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसमें x का मान शून्य होता है। तो दो चीजें और मिली अपने को, चारों खंडों के बारे में हमें पता चल गया कि कोई पॉइंट वहां पर स्थित है तो हम प्लस और माइनस को देख के बता देंगे। यदि वो किसी एक लाइन पे है तो हम ये देख लेंगे कि अगर x का मान 0 है तो तुरंत आएंगे y पे, और y का मान 0 है तो तुरंत आएंगे x पे, यानी विलोम शब्द की तरह याद रखो, x पे y 0 और y पे x 0। तो यहां पर प्राप्त हुई। और सातवां आप पॉइंट जानते कि अगर वो खुद मूल बिंदु हुआ तो उसका निर्देशांक है 0 0 होगा अपने पास में। तो उम्मीद करते हैं कि शायद ये बात अपने को समझ में आई। अब समझ में आई है लेकिन आपने तुरंत फीडबैक, क्योंकि हमने कहा कि आज की क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे, बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखते समय आप अपने, क्योंकि सर्दी का जैसा मौसम चला है उस मौसम के अंदर आप कहीं बड़े अच्छे रिलैक्स मूड के अंदर अपने सिराना लगाया और विष्णु जी के पोजीशन के अंदर सो के कहीं ना कहीं इस वीडियो को अगर आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में तो आ चुका होगा लेकिन प्रैक्टिस में नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा जैसा भी मौसम है अपने एग्जाम के लिए कम समय बना है, पता हुआ है अपने पास में, इस कम समय के साथ साथ आप इन टॉपिक को जैसा जैसा देख रहे हैं थोड़ा सा रिटर्न वर्क पे भी आप जोर दीजिएगा। चलिए आइए अपने पास में, ये तो अपने पास में यहां पर दोनों पॉइंटों को लेते हुए आइए आगे की बात करें और इस भाग को लेते हुए यहां से बढ़ते हैं। चलो ये मैं करवा चुका हूं, अब जितना भी आपने पढ़ा है आइए उसे प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। अब तक की जितनी मैंने सिर्फ पहला भाग खत्म किया है कार्तीय तल, और कार्तीय तल पे प्रश्न कैसे आएंगे उन प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा करते हैं अपने, ये राज्य अपने पास में प्रश्न कि यदि एक बिंदु का बुझांक -10 है, एक बिंदु का बुझांक -10 है और कोटि x -7 है, तो क्या आपको ये अच्छे से जानकारी है कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है? तो जी हम बिल्कुल जानते हैं कि भुज होता है वो किसका मान होता है, x का मान होता है, और कोटि जो होता है वो किसका मान होता है, वो y को बताते हैं या y को बोलते हैं अपने पास में। और इसने कहा कि जी भुज भी माइनस है और कोटि भी माइनस है, तो क्या हम ये जानते हैं कि भुज माइनस यानी इधर चले अपने, जब माइनस की बात करें ज्यादा उलझना नहीं है, जिस तरफ कहे चलते रहिएगा। उसने कहा कि भुज माइनस में है, इसका मतलब हम इस तरफ चलेंगे तो ये चले जी, यहां चलने की दो स्थिति या लाइन के ऊपर होंगे या नीचे होंगे। अब वो ये कहता है कि कोटि माइनस में है, तो कोटि की बात करें अगर हम ऊपर चले तो प्लस, इसका मतलब आना है कहां पे, नीचे आना है। और अब आप देखिए कि ये दोनों लाइनें कौन से खंड में है अपने पास में, और ये खंड आपने को तीसरा, तो आप ये कह रहे कि ये बिंदु जो स्थित है वो हमारे तृतीय चतुर्थांश के अंदर है। और भुज अगर आपके पास में बताया कितना जी -10, और आप अच्छे से जानते हैं कि पहले मान x का दर्शाया जाता है, तो ये हुआ भुज -10, और कोटि की बात करें तो -7। ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा है जी, यहाँ पर ABCD -10 और -7, ऑप्शन नंबर डी अपने पास पहला प्रश्न अपने पास में। भुज और कोटि केवल ये बताने का प्रयास किया कि पेपर के दौरान आपको याद रह जाए कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, ऐसा ना हो कि पेपर में जिस क्रम में आपको दिया गया उसी क्रम में आप अपना ऑप्शन टिक कर दें। चलिए ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, बढ़ते हैं आगे दूसरे पॉइंट की, प्रथम चतुर्थांश में स्थित, कि जी प्रथम चतुर्थांश में स्थित बिंदु होगा। अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि प्रथम चतुर्थांश में बिंदु स्थित होगा कौन सा, मुझे ये बताते चलिए कि 4 आप ऑप्शन दे रखे हैं, बताइएगा कि ये पहला जो पॉइंट है वो किस खंड में या किस चतुर्थांश में होगा जिसमें प्लस x का भी प्लस में मान है और y का भी प्लस में है, तो तुरंत पता चला कि हमारा वो पहला चतुर्थांश होगा। इसी क्रम में आगे बढ़िए, अगर दोनों माइनस में होंगे तो किस में होंगे, वो होगा जी हमारे तीसरे खंड के अंदर होगा।
यदि आपके पास में x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है, x माइनस वाई प्लस, तो ये किस खंड में गया अपने पास में? ये गया जी अपने पास में दूसरे खंड के अंदर। और फिर डी नंबर ऑप्शन कि यदि x का मान प्लस में है और y का मान माइनस, x का मान तो आपका प्लस में जा रहा है आपके दाएं तरफ और y का मान माइनस यानी नीचे की ओर, तो तुरंत पता चला कि ये कौन से खंड के अंदर है? चौथे खंड के अंदर। और आपसे क्या पूछा कि बताइए जी पहले चतुर्थांश में कौन सा था? तो बड़ा आसान सा प्रश्न, आपने सीधा ऑप्शन नंबर ए टिक किया और आगे बढ़ते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। अभी तक हम सीधे आसान से साधारण प्रश्न वो लेके चले जो अपने को बताएं कि ये वो प्रश्न जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके कार्तीय तल पर पूछे जा चुके हैं। तो बिंदु 4 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो यहां पर आप देखिएगा इसमें कहा गया कि 4 - 5, तो 4 आपका x का मान और वो कैसा होगा जी? प्लस का होगा। तो x का मान जो अपने पास में वो प्लस में है, तो आपको दाएं तरफ चलना है कि नहीं चलना? पर दाएं तरफ चलने के दो रास्ते हैं, यहां हम लाइन के ऊपर चलेंगे या हम लाइन के नीचे चलेंगे। अब आइए -5 ये y का मान है, अगर मैं ऊपर गया तो ये तो जी प्लस का हो जाएगा, तो हमें कहां आना है? हमें नीचे आना है और नीचे आए तो y का मान माइनस। अब बताइए दोनों लाइनें कौन से खंड में आ चुकी है? तो हमारा ये मान प्राप्त होता है कौन से में? चतुर्थांश यानी चौथे खंड के अंदर। ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। दो प्रश्न आ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे करवाने से या मेरे बताने से पहले पहले ये प्रश्न आप कर रहे होंगे, क्योंकि इन प्रश्नों में आपको नहीं उलझना है। आप जैसा ये प्रश्न आता है, आपको दो बातें बताई थी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि x अक्ष पे स्थित होता है तो y का मान 0 और y अक्ष पे स्थित है तो x का मान 0 होगा अपने पास में। तो सबसे पहले अपने को सीधा सीधा देखना है कि इस प्रश्न ने ये कहा है कि आपका जो बिंदु है वो किस अक्ष पे स्थित है? आपका जो बिंदु है वो y अक्ष पे स्थित है, और हम अच्छे से जानते हैं कि y अक्ष पे अगर हुआ तो उसमें x का मान है 0 होगा। और निर्देशांक बताते समय पहला मान किसका बताया जाता है? अपने पास x का मान 0। बस यही तो देखना है कि x का मान कहीं 0 है क्या? बिल्कुल है जी, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा आसान सा प्रश्न। और दो बातें आपको याद है, फिर से बोलना चाहूंगा, x अक्ष पे मान y का 0 और y पे x अक्ष का मान 0। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब वो कहता है कि जी पहले y अक्ष की बात हो रही थी, अब बता दिया x अक्ष पे कौन सा है। तो हम अच्छे से क्या जानते हैं कि x अक्ष पे वो बिंदु होगा जिसमें y 0 है। क्या यहां पर y 0 है? नहीं है जी। क्या b में है? वो भी नहीं है। क्या c में? ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी अपने को प्राप्त हुआ। बड़ा आसान, यानी प्रश्नों में रफ फर्क नहीं, बड़े अच्छे से देखिए और तुरंत ही करके आगे बढ़िएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास में। बड़ा अच्छा प्रश्न और शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे करेंगे और कितना सही आंसर दे पाते हैं बताइएगा। मुझे तो हल करवाना ही है, मैं तो करवा ही रहा हूं, लेकिन मेरे करवाने से पहले हो पा रहा है क्या कि यदि बिंदु A और B के केवल y के निर्देशांक समान हो तो सरल रेखा AB किस अक्ष के समांतर होगी? इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा वो तो आप अभी बताएंगे। फिलहाल मैं इस प्रश्न को एक बार हल करने का तरीका देखते हैं। अगर आपने यह प्रश्न क्या कह रहा है उसकी लैंग्वेज को समझिए। आपने दो अक्ष बनाए, एक x बनाया, एक x अक्ष बनाया और एक है y। मैं दो बिंदु आपको दे रहा हूं। दो बिंदु में पहला है 2, 5, फिर उसके बाद में आता है 2 - 4। आपने दो बिंदु उठाए, आपको दो बिंदु दिए गए जिसमें एक का निर्देशांक था 2, 5 और दूसरे का था 2 - 4। तो चेक करें कैसे आता है। देखो पहला ये बिंदु हमारा A है और ये हमारा बिंदु B है। तो A का निर्देशांक 2, 5, तो ग्राफ में पॉइंट बनाना तो आना चाहिए आपको, और क्योंकि बड़ी अच्छी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं स्कूल लेवल में भी आपके रही है तो शायद ग्राफ बना पाएंगे आप जल्दी से। तो A का मान यानी x 2, तो ये हुआ 1 और 2। y कहता है कि जी 5 लेके आना है, तो बिल्कुल लेके आते हैं। ये हुआ 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि उसने पॉजिटिव कहा था तो हमारा पॉइंट A प्राप्त हुआ और A का निर्देशांक है 2, 5। इसी क्रम में आइए B पे। B क्या कहता है? B कहता है 2 - 4। 2 - 4 की बात हो रही है, तो जी एक बार फिर से x का मान 2 आएगा कि नहीं आएगा? 1, 2 हुआ, लेकिन अब कितना करना है? -4। अब बताइए ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे? बिल्कुल नीचे आना है अपने को। तो 1, 2, 3 और 4, ये अपने पास में पॉइंट हुआ 2 - 4। तो आप बताइए क्या हम दोनों पॉइंट प्राप्त कर चुके हैं? जब दोनों पॉइंट बना गए तो फिर लाइन भी बना दो। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो हमें एक लाइन प्राप्त हुई। अब बताइए कि क्या लाइन वो किसी के समांतर प्राप्त हुई कि नहीं हुई? तो ये जो लाइन है वो किसके समांतर हो रही है अपने पास में? y के समांतर। तो इसी प्रकार से और आगे बढ़िए, एक और प्रश्न पढ़ेंगे, फिर इनका निष्कर्ष रूप हम याद रखना शुरू करेंगे।
तो चलिए एक और प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न आया अपने पास में, वो कहते हैं कि जी 2, 3 ये हमारा पॉइंट ए है, दूसरा -4, 3 ये हमारा दूसरा पॉइंट है। एक ए और एक बी को पहले तो आप अपने रफ काम के माध्यम से इसे ग्राफ में बनाइएगा। तो ग्राफ में बना के देखते हैं। अपने पहला पॉइंट ए है, ए आया कितना 2, 3 पे, तो 2 अपना पास में 1 और ये हुआ 2, फिर आते 3 ऊपर जाएगा जी अपने पास में, तो 1, 2 और 3 ये हमारा पहला पॉइंट प्राप्त हुआ ए। आते हैं बी पे, बी कहता है -4, 3। अब -4 किस तरफ आना है कि जी बाएं तरफ नेगेटिव है, तो इधर आइएगा। बिल्कुल आते हैं अपने 1, 2, 3 और 4, लेकिन कितना जाना है ऊपर 3 जाना है अपने को, तो 1, 2, 3 ये अपने पास में पॉइंट नंबर बी प्राप्त होता है। अब यूं करते हैं कि दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाने के बाद में क्या प्राप्त हुआ, क्या वो हमारी लाइन किसी के समांतर हुई क्या, तो वो किसके समांतर है। अब याद रखने का तरीका देखिएगा। पहले प्रश्न में आपने किसके मान बराबर दिए थे, पहले प्रश्न में आपने दो बिंदुओं के x के मान बराबर दिए थे, तो वो लाइन किसके समांतर प्राप्त हुई थी, वो प्राप्त हुई थी y के समांतर, y अक्ष के समांतर लाइन प्राप्त हुई थी। और दूसरे बिंदु में आपने किसके मान बराबर बताए थे, आपने y के मान बराबर बताए थे, और वो लाइन किसके समांतर प्राप्त हुई, वो हमें x अक्ष के समांतर प्राप्त हुई। तो ये 4 बातें जो आप एक क्रम में बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं, और मैं चारों को रिपीट करना चाहूंगा, जिसमें पहली बात बड़े अच्छे से आपके याद हो चुकी होगी कि x अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित होता तो उसमें y का मान 0 होता है, और y अक्ष पे अगर कोई बिंदु स्थित होता तो उसमें x का मान 0 होता है। और आप 2 बातें और जोड़िए उसके अंदर कि यदि दो बिंदुओं के x के मान बराबर है तो वो रेखाखंड y के समांतर बनेगी, यदि दो बिंदुओं के y के मान बराबर है तो वो रेखाखंड है x के समांतर होगी। और इस चीजों दोनों चारों बातों को अगर याद रखते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट पे बना प्रश्न नहीं खराब करेगा आपको। अब बताइए क्या इस प्रश्न का आंसर है। वो कहते हैं बिंदु a और b के केवल y के निर्देशांक समान है, तो बताइए वो सरल रेखा किस अक्ष के समांतर, और आपने कहा y के समान है तो x अक्ष के, और x के समान है तो y पे, और सीधा सीधा अपना ऑप्शन नंबर ए टिक किया और आगे बढ़ा। तो ये है अपने पास में पहला भाग। और पहले भाग उम्मीद करते हैं कि आपको शायद समझ में आया। आपने जैसे मैंने अभी कहा था कि चैप्टर 3 भागों में पढ़ना है। पहला है कार्तीय तल। उम्मीद करता हूं कि कार्तीय तल आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कार्तीय तल को अच्छे इसलिए समझना जरूरी है क्यों आगे के प्रश्नों को आप उसी क्रम में समझ पाएंगे। आते अब अपने दूसरे भाग पे, विभाजन पे। और जिनको बिल्कुल अच्छे से अगर लग रहा है कि समझ में आ रहा है तो वो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और एक बार अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर करें। और जो भी पहली बार इस मेरे YouTube चैनल पे आया उसको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूले। और इसके साथ साथ एक काम और भी रहेगा कि जैसे ही मैं ये चैप्टर खत्म करता हूं, इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको अतिरिक्त प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी शीट पूरी की पूरी प्रश्नों के साथ में मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसी चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल आपको उपलब्ध है। तो आते हैं अपने इसी के दूसरे भाग पे, और दूसरा भाग अपने पास में क्या है जी, विभाजन। विभाजन अपने पास में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मध्य विभाजन, दूसरा होता है अंतः विभाजन, और तीसरा बाह्य विभाजन। हालांकि अगर हम बात करें तो बाह्य और अंतः दोनों मध्य विभाजन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाजन के फॉर्मूलों की प्रॉपर्टी के माध्यम से बात करें तो 3 चीजें याद रखनी होगी। या तो किन्हीं 2 पॉइंट का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, या वो किन्हीं 2 पॉइंट के विभाजन करने के लिए बीच में कहीं पॉइंट बना होगा, लेकिन वो बिल्कुल सेंटर में हो ये जरूरी नहीं होता, या वो पॉइंट उससे बाहर जाके बना सकता है। तो तीनों विभाजन को पहले समझने का प्रयास करें, फिर तीनों विभाजन पे बने हम प्रश्न भी करेंगे। तो प्रश्नों के क्रम में तो बाद में आएंगे। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपने कोई 2 पॉइंट लिए, एक ए है और एक बी है, आपके 2 पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट का आपको कहीं ना कहीं कहा गया कि इसका बिल्कुल मिड पॉइंट प्राप्त करें। उस मिड पॉइंट को एक बार हम लिख देते हैं किससे जी, पी से लिख देते हैं। तो ऐसे समझने के लिए फिर पहले थोड़ा सा ये सीखिएगा क्या कि जो 2 बाहर के जो बिंदु होते हैं उनके भी निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई, फिर विभाजन बिंदु का मान भी तो पॉइंट होते हैं एक्स और वाई निर्देशांक। लेकिन इन तीनों को अलग अलग कैसे समझे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ए का मान है कि बी का है कि पी का मान है। इसलिए इस क्रम में याद रखना शुरू कर दीजिएगा कि बाहर के जो 2 बिंदु होते हैं, इसमें जो पहला बिंदु है इसमें पहले x का मान होता है, फिर
y का मान होता है, जिसको अलग समझने के लिए इसे x1 इसे हमें y1 समझते हैं। इसी प्रकार से बी बिंदु पे आएंगे तो बी बिंदु के भी तो दो पॉइंट या दो निर्देशांक दिए, निर्देशांक एक दिया जाएगा, पहले x का और फिर y का। लेकिन याद रखते समय यह रखिएगा कि ये होता है x2 और ये होता है y2। दो बाह्य जो बिंदु होते हैं उनका निर्देशांक हमेशा x1 y1 x2 y2 के रूप में पढ़ेंगे। फिर जो विभाजन बिंदु होगा वो भले लाइन के अंदर हो लाइन के बाहर हो, नहीं फर्क पड़ता, उसे हम हमेशा और हमेशा x और y के रूप में पढ़ेंगे। उसे हम हमेशा x और y के रूप में पढ़ेंगे। कैसे के बारे में देखिएगा कि आप पहले फॉर्मूला बना लेते हैं अपने, कि अगर आपको कभी मध्य विभाजन करना है और विभाजन के बाद मध्य बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने हैं तो पहला पॉइंट यानी पहले भुज यानी x, कोटि यानी y, तो x कैसे प्राप्त करेंगे, यानी a और b को तो दिया है, p का आपसे पूछ रहा है, तो ये प्राप्त करने के लिए आपको याद रखना रहेगा क्या x1 प्लस x2 बटे में आया 2, तो हमें x का मान प्राप्त होता है। उसी क्रम में y का बताएंगे तो क्या करेंगे, y1 प्लस y2 और बटे में आ गया 2। ये अपने पास में अगर मध्य विभाजन दोस्तों की सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा आसान और सबसे इजी प्रश्न है अपने पास विभाजन पे बना, कि यदि बाहर के दो पॉइंट दे दे और आपका मिड पॉइंट आपसे पूछ ले तो क्या बता सकते हैं कि बिल्कुल जी, पहले x का मान बताने के लिए दोनों भुज को जोड़ के 2 का भाग, y का बताने के लिए दोनों के कोटि को जोड़कर 2 का भाग देना है। जैसे करके हम एक प्रश्न भी पढ़ लेते हैं अभी अपने, तो प्रश्न लेके चलते हैं कि यदि आपको दो पॉइंट दिए गए जिसमें से एक a है और एक b है, a का निर्देशांक है 3 4 और b का निर्देशांक है 5 2, तो वो ये कहता है कि क्या आप इस दो बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड का मिड पॉइंट मध्य भाग बता सकते हैं क्या। और मध्य भाग को हमने एक बार कहा कि एक बार बिंदु को मान लीजिए कौन सा पॉइंट P मानना है, हमें P के निर्देशांक बताने हैं। तो अभी क्या सिखाया आपने कि इसमें पहला x आएगा बाद में y आएगा। अब अगर x का मान बताना है तो आपको क्यों फॉर्मूला रटना है, मैंने यही तो कहा था कि दोनों भुज का जोड़ करके 2 का भाग, दोनों को कोटि को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो उसी क्रम में आ जाते हैं, पहला भुज कितना है 3 है, दूसरा भुज कितना है 5 है, दोनों को जोड़ा 2 का भाग दिया, मान हमें प्राप्त हो गया कितना जी 8/2 यानी 4 प्राप्त हुआ। आइए क्या हम y का मान इसी क्रम में नहीं बता सकते, पहले दोनों भुज जोड़े थे अब दोनों कोटि जोड़ देते हैं, दोनों कोटि जोड़ते हैं तो 4 और 2 यानी 4 + 2 बटे में आ गया अपने पास में 2, 6/2 मान प्राप्त हुआ कितना 3। हमसे अपने P का या उस मध्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछा था तो उसका मान हमें प्राप्त हुआ कितना जी 4 3। तो ये अपने पास में पूछे जाने वाला प्रश्न। तो ये एक आसान सा और मेरे ख्याल से इतना कहने से बात समझ में सबको आई है कि यदि दो बाहर के बिंदु हमें उपलब्ध करवाए गए हैं तो उनका यदि विभाजन का पॉइंट बिल्कुल बीच में हो और सेंटर पॉइंट अगर ज्ञात करना है तो कुछ ज्यादा फॉर्मूले के रूप में मत रटिए, दोनों भुज का जोड़ करो 2 का भाग, दोनों कोटि का जोड़ करो और 2 का भाग करो, आपको एक मान प्राप्त होता है। तो ये था हमारा पहला विभाजन, मध्य बिंदु प्राप्त करना किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का, ये पहला पॉइंट। और हमने कहा कि विभाजन 3 भागों में पढ़ना है। तो पहला हुआ मध्य बिंदु। आते हैं अपने दूसरे भाग पे बात करें। एक बार फिर से आपने लिया क्या कि दो बिंदु है आपके पास में, जिसमें एक है A बिंदु, एक है B, दोनों बाह्य बिंदु हैं और विभाजन पॉइंट आपकी बार बिल्कुल सेंटर में ना होके वो किसी एक तरफ था, वो किसी भी पॉइंट की तरफ हो सकता है, वो B की तरफ हो सकता है या वो A की तरफ हो सकता है। ये है अपना दूसरा विभाजन और जिसे हम कहते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन हमें पढ़ना है। अब इस अंतः विभाजन पे देखिएगा कैसे और क्या किस प्रकार से। तो सबसे पहले इनका निर्देशांक लिखना शायद सीख चुके हैं, बताएंगे। A का निर्देशांक क्या है, तो A का हुआ x1 y1, B का क्या हुआ जी, B का मान होगा निर्देशांक x2 y2, और वो विभाजन बिंदु भले ही A के नजदीक हो भले B के नजदीक हो, उसका हम क्या जानते हैं x और y। अब क्योंकि वो बिंदु जो होगा वो किसी सेंटर पॉइंट में नहीं होता, अगर सेंटर पॉइंट में होता तो हम जानते कि अनुपात 1:1 बनता है और उस क्रम में आप बता सकते हैं, लेकिन अब वो किसी एक पॉइंट के नजदीक होगा, या A के या B के,
तो इस क्रम में कहीं ना कहीं दोनों इन खंडों के बीच में कहीं ना कहीं एक अनुपात बनेगा और उस अनुपात को हम लिखते हैं किस अनुपात में, m अनुपात n के रूप में, कि जो बिंदु है उस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो ये सब चीजें आपको प्रश्न में उपलब्ध होगी। क्या होगी, दो बाहर के बिंदु, एक विभाजित बिंदु का निर्देशांक और एक अनुपात अपने पास में। अब अगर ऐसा हुआ कि देखो अज्ञात कुछ भी हो सकता है, अनुपात भी निकालना पड़ सकता है, x2 भी निकालना पड़ सकता है, y और y1 भी निकालना पड़ सकता है, कोई भी मान कैसा भी पूछे, लेकिन हमें ज्ञात कैसे करना होता है इस पे हम बात करते हैं। यदि विभाजन बिंदु आपको यहां पर यह प्राप्त करना पड़े तो उसके लिए क्या कहते हैं, x, पहले x का मान बताएंगे फिर y का। और समझने का तरीका देखो, अब आप x पे हो तो नेचुरल सी बात है आप x1 और x2 पे ही रहेंगे, इससे आगे पीछे नहीं जाना, बात सिर्फ x की हो रही है, सब चीजें दिमाग से हटा दीजिए, केवल x को अपने सामने रखिएगा। और अच्छे से याद रखने का तरीका देखो, कोई भी अनुपात अपने नजदीक वाली संख्या से गुणा नहीं करेगा, कोई भी अनुपात अपने नजदीक वाली संख्या से गुणा नहीं करेगा तो वो दूर की ओर चलेगी, और दूर चलेगी तो कहां जाएगी, तो यहां पर ध्यान रखिए m जो है, m के नजदीक कौन है, x1, पर ये तो नहीं करेगा, इससे दूर जाना है, तो दूर जाना है तो ये किसके साथ जाएगा, ये x2 के साथ, तो आपने क्या लिखना है, m x2। इसी प्रकार से आइए, n जो है, n के नजदीक कौन है, x2, पर ये तो दूर जाता है, नजदीक वाले से नहीं गुणा करता, तो दूर आएगा तो किसके पास आएगा, nx1, तो ये आया nx2 nx1, बीच में प्लस लगाओ और नीचे अनुपातों का जोड़ कर दीजिए m प्लस n, तो हमें ये हमारा x प्राप्त होता है। विभाजन बिंदु का x का मान बताने के लिए जो बात आपने बताई, क्या वो उतने ही अच्छे से मेरे बताए बिना क्या आप मदद कर पाएंगे कि y कैसे बताएंगे, तो बताइए जी, फिर अपने y का मान कैसे बता रहे हैं। तो y का बताने के लिए अब आपका ध्यान किस पे नहीं होना चाहिए, आपका x पे नहीं होना चाहिए, अब आपका पूरा ध्यान किस पे रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ y पे बना रहना चाहिए। तो y के लिए बताइए, m क्या y1 से गुणा करेगा, नहीं जी, ये तो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो किससे गुणा करेगा, m y2। इसी प्रकार से n किसके साथ गुणा करेगा, y1 के साथ, तो प्लस आया n y1 बटे में आते हैं m प्लस n। तो ये अपने पास में पहले आपने उस बिंदु के निर्देशांक में x का मान बताया और बाद में आपने y का मान बताया, और ये दोनों मान जब बताते हैं तो उस अज्ञात बिंदु का विभाजन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त होते हैं, और यही कहलाता है हमारा कौन सा, अंतः विभाजन। तो इसी के साथ साथ यदि ये प्रश्न अंतः के साथ बाह्य चला जाता है, पहले इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं फिर अपने प्रश्नों की बात करेंगे। अब यही विभाजन आगे चला गया, और आगे कहां चला गया देखिएगा, एक बार फिर से हमें लाइन दो बिंदु दे दिए, एक a दिया और एक हमें b दिया, एक a और एक b दिया है अपने पास में। लेकिन अब की बार जो वो विभाजन वाला बिंदु है वो a के तरफ बाहर हो सकता है या b के बाहर हो सकता है, वो किसी भी एक तरफ होगा, लेकिन अब की बार वो विभाजन बिंदु आपने यहां पर लिया p। अब वो ये कहते हैं, देखो अब p बिंदु ने इस रेखाखंड को बाहर विभाजित किया। अब ये ज्यादातर समझ में नहीं आता कि विभाजन कहां कर है जबकि वो तो बाहर है, लेकिन हम ये कह रहे हैं, देखो क्या हम a से एक बार p की दूरी और क्या b से हम p के बीच की दूरी अलग अलग दो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, यही कहलाता है उसका बाह्य विभाजन। a p की दूरी और b p के दूरी के बीच में भी तो एक अनुपात बनेगा, और वही अनुपात क्या कहलाएगा, m अनुपात है n। आइए उसी क्रम में बात करते हैं। तो उसी क्रम में बात करें तो पहले बताओ a का निर्देशांक क्या होगा, तो वो होगा जी x1 y1, b का क्या होगा, b का मान होगा x2 y2, और p का यह विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या पढ़ते हैं आप, ये x और ये y। अब बताइए अनुपात, बड़ा अनुपातिक मान bp का होगा कि ap का होगा, तो पहले वाले अनुपातिक मान को हम पढ़ते हैं क्या, m, और दूसरे वाले को हम क्या पढ़ते हैं, n। ये अपने पास में विभाजन के पॉइंट के लिए पहले तो एक बार डायग्राम को समझिए। दो बिंदु है, एक बाहर का विभाजन बिंदु है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हम अलग अलग तरीके से लिखना जानते हैं। अब के बार बाह्य विभाजन है, बड़े आसान सी बात पे इतना कहूंगा, यदि आपको मेरी पहली बात समझ में आई है तो दूसरा रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल इतना करना है, जहां आपने प्लस लगाया था वहां सीधा सीधा माइनस लगा देना है। जैसा कि आपको इस शीट के माध्यम से आपने तीनों फॉर्मूले बड़े अच्छे से लिख रखे हैं, अगर आपने प्लस लगाया
तो अंतः विभाजन और प्लस की जगह अगर आपने माइनस लगा दिया तो वो बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु आप निकालना जानते हैं। तो बताएं फिर फॉर्मूला लिखवाइए मुझे, ये क्या लिखना है अपने, तो इसी क्रम में चल रहे हैं, सॉरी कहां पे, हाँ यहां, बताइए क्या लिखना है अपने को। तो लिखने के क्रम में सबसे पहले लिखने जा रहे हैं, अगर आपको x का मान बताना है तो क्या लिखेंगे, उठाइए अंतः विभाजन को लिख दीजिए। और हमने केवल क्या कहा था कि जहां प्लस लगाए वहां पे माइनस, तो बताएं क्या लिखने जा रहे हैं आप, तो लिखेंगे mx2 माइनस nx1 बटे में आएगा m माइनस n। इसी क्रम में y बता रहे होंगे तो y के लिए क्या लिखेंगे आप, y के लिए इसी क्रम में क्या लिखना है वापिस से सिर्फ माइनस लगाना है, my2 माइनस ny1 बटे में क्या प्राप्त हुआ, m माइनस n, और ये विभाजन है अपना कौन सा, ये बाह्य विभाजन, और इससे ऊपर पड़ा था वो अंतः विभाजन, और इससे ऊपर जो पड़ा था वो मध्य विभाजन। केवल और केवल 3 विभाजन होते हैं, और तीनों विभाजन के कौन सा मान कैसे प्राप्त करना है, किसका निर्देशांक को कैसे लिखना है, ये मैंने बताया है। शायद समझ में आया अपने सबको, और अगर समझ में आया है तो एक बार फिर अपने से बात करते हैं कि इन पे प्रश्न कैसे आएंगे और उन प्रश्नों को हम क्या कर पाएंगे क्या। तो देखते हैं इन प्रश्नों पे कि क्या इससे संबंधित अगर हमारे सामने कोई प्रश्न आता है तो वो हमें करना आएगा कि नहीं आएगा। तो आते हैं अपने, शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 7। पहला भाग के प्रैक्टिस कर चुके थे निर्देशांक, अब आगे विभाजन पे, विभाजन के प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने पास में कि जी 2 बिंदु है, मैं डायग्राम बनाता चलूंगा और उसके बाद में आप अपना आंसर देते चलिएगा, और अगर आप नहीं दे पाए तो मुझे हल करना ही है। 2 बिंदु है, एक ए है और एक बी है। ए का निर्देशांक है 4 7, बी का निर्देशांक है 8 3, और वो ये कहता है कि जिसका मध्य बिंदु ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट को हमने पी लिखा। क्या आप इसका निर्देशांक बताना जानते हैं बिना किसी रफ वर्क के? मुझे मौखिक के लिए बताइए, क्या दोनों का भुज का जोड़ कर सकते हैं क्या? भुज यानी पहला मान x का, x को पढ़ना है तो दोनों का जोड़ करें, भुज का जोड़ 4 और 8 कितना हो गया 12, और हमने कहा कि दो भुज के जोड़ का आधा करना है, कोटि के जोड़ का आधा करना है, तो भुज हो गया 4 8 12, 12 का आधा किया तो अपने पास मान प्राप्त हुआ कितना जी 6। आइए कोटि पे बात करते हैं, 7 और 3 का जोड़ कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग दे दिया, क्या प्राप्त हुआ 5, और आपका विभाजन बिंदु का निर्देशांक प्राप्त हुआ 6 5। क्या है क्या अपने किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। और शायद उम्मीद भी करता हूं ये कि आपने इस प्रश्न के लिए कोई किसी प्रकार का रफ वर्क नहीं किया, कोई पेन नहीं उठाया, आपने देखा और आपने इस बात को याद रखा कि दोनों भुज का जोड़ करके अदा करना है और दोनों के कोटि का जोड़ करके अदा करना है। तो ये अपना पास में पहला आसान सा 7 नंबर प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। कीजिए, जब तक मैं शुरुआत करूं उससे पहले पहले आंसर आ जाना चाहिए अपने पास में, और आपकी मदद के लिए मैं डायग्राम भी बना देता हूं। ये अपने पास में ए है और ये अपने पास में बी है। देखो जी, मेरे से मत करवाइए, प्रश्न आपको हल करना है, जहां आपकी गाड़ी रुकेगी मदद करने के लिए मैं खड़ा हूं आपके पास में, सब चीजें बताता चलूंगा। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या बनी रहती है, आपने सीट को भी पढ़ लिया, आपको प्रश्न वीडियो के माध्यम से भी देख लिया, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन बनी रहती है तो आप उस टेलीग्राम के डिस्कशन के माध्यम से आप प्रत्येक प्रश्न को खुद मेरे से सॉल्यूशन मांग सकते हैं। बाकायदा मैं आपसे इन चीजों का सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो ए और बी की बात करते हैं। तो यहां पर वो कहते हैं, सॉरी पी और क्यू था, आपने ए बी लिख दिया, ये हुआ पी और ये हुआ क्यू। 2 बिंदु है पी और क्यू, इसका निर्देशांक है 4 6 और इसका निर्देशांक है -4 8, और इसका मध्य बिंदु है P। तो बताइए जी फिर इसका मान, तो एक बार फिर से क्या कहेंगे कि जी भुज का जोड़। बस यहां थोड़ी सी गड़बड़ मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी गणित जबरदस्त के साथ साथ कैलकुलेशन भी कभी कभार जबरदस्त तरीके से कर जाते हैं। तो 4 और -4 का जोड़ 8 नहीं होगा जी, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों का जोड़ किया तो कितना प्राप्त हुआ अपने को 0 प्राप्त हुआ, क्योंकि जब 4 में प्लस आप करते हैं -4 तो आपका 4 -4 कटने के बाद 0, और 0 का आधा कभी कर सकते हैं तो वो 0 ही तो प्राप्त होना है अपने को। तो ये मान मिला, चलो थोड़ा अलग करते हैं, ये मान हुआ कितना अपने पास में 0। तो जी x का मान 0, पहली बात तो प्रश्न खत्म हुआ, क्योंकि x का मान 0 ना तो a में है, ना c में है, ना b में है। फिर भी और आगे बढ़ते हैं, y की बात करें तो भुज कोटि बताने के लिए 6 और 8 का जोड़ हुआ कितना 14 में 2 का भाग दिया कितना 7, और हमें विभाजन बिंदु प्राप्त हुआ कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर डी, मध्य बिंदु की जब हमने बात की। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। 3b
बिंदु 3B और 5-7 का मध्य बिंदु 4-6। यहां एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, जिनका गणित विषय जबरदस्त नहीं है और मैं यूं कहना चाहूं कि अभी प्रयास करें या अभी सीखने की कोशिश करें और एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक स्कोर रखना चाहते हैं, तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर इस टेलीग्राम चैनल पर और इस यूट्यूब पर आए हैं और मेरे पास अगर आप पहुंचे हैं मैथ के लिए, तो निश्चिंत रहिए कि आपके एग्जाम तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे, इतना जरूर विश्वास रखिएगा। जो चीजें मैंने करवाई, जो सीट मैंने आपको उपलब्ध कराई, उससे बाहर एक बार फिलहाल कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है उतना पढ़ लीजिएगा। ये बार बार मैं अब से होने वाले जितने भी एग्जाम मेरे अनुभव के साथ हर बार जो चीजें मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं यदि आपने उसको फॉलो किया है तो आपको कहीं अफसोस नहीं हुआ एग्जाम के अंदर। तो वापस आते हैं अपने दो बिंदु। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें लिखते समय थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा कि दो बाहर के बिंदु कौन से हैं और बीच वाला कौन सा है। स्टूडेंट जल्दबाजी में ये चीज गलती कर जाता है और वो पेपर के दौरान होने वाली गलती से थोड़ा सा संभल के रहिएगा और प्रैक्टिस के सहोगे अगर अच्छे से तो आप उलझेंगे नहीं। बाहर के दो बिंदु कौन से, ये पर्सन की लैंग्वेज को जल्दबाजी में मत पढ़िएगा कि यदि बिंदुओं 3B और 5-7 का मध्य बिंदु 4-6 है तो हमें पता चला कि मिड पॉइंट जो है वो कितना है, 4-6 है। और बाहर के दो बिंदु, हाँ यहां बड़ी अच्छी बात है, आप चाहें तो पहले किसे भी लिखे, बाहर किसे भी लिखे, फर्क नहीं पड़ता, दोनों के क्रम में आगे पीछे कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिड पॉइंट को आगे पीछे मत कर दीजिएगा। तो ये पहला पॉइंट 3B की बात करें, दूसरा पॉइंट कितना है, 5-7 है अपने पास में, और वो कहते हैं कि जी बी का मान बताओ, बिल्कुल बता देते हैं। तो मुझे बताइए क्या इस प्रश्न में नहीं लिखा क्या कहीं कि ये विभाजन कैसा है, मध्य बिंदु के साथ हो रहा है। तो और मध्य बिंदु में बताइए x का मान कितना है, 4 है, y का मान कितना है, 6 है। अब एक बार याददाश्त में लेके बताइए कि x का मान कैसे बताते हो, तो आप कहते हो कि x1 प्लस x2 बटे में 2। तो अब बताइए x1 कितना है अपने पास में, 3, x2 का मान कितना है, 5 बटे में आया 2, मान प्राप्त हुआ 8 बटे 2, 4। तो क्या प्रूफ करने जा रहे थे, हम ये बताने जा रहे थे कि अगर बाहर के दोनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु गायब है तब भी हम बता सकते हैं, लेकिन यहां तो पहले से पता था। तो x में तो हमने किसी प्रकार की एनर्जी लगानी नहीं थी, हमें पहुंचना है किस पे, y, क्योंकि मान एक x का नहीं y का गायब है। तो आइए y पे आते हैं। तो बताइए y का मान कैसे बताते हैं, तो दोनों कोटि का जोड़, कोटि मतलब y1 प्लस y2। तो y1 का मान कितना है b, y2 का मान कितना है 7 बटे में क्या आना है 2। तो आप बताइए क्या y का मान हमें उपलब्ध है, y का मान उपलब्ध करवा रखा है कितना 6। तो यहां लगाते हैं 6 और 2 इधर आके करेगा गुणा, बराबर में है b प्लस 7। तो 12 में से 7 इधर आके माइनस किया तो मान प्राप्त हुआ कितना जी 5, b की वैल्यू 5 प्राप्त हुई। क्या है क्या कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल पहला ऑप्शन नंबर ए 5 हमें प्राप्त हुआ कि आपके मध्य विभाजन में अगर कभी दोनों बाहर के पॉइंट में से कोई एक पॉइंट गायब कर देता है या भुज या कोटि, तो उसको कैसे प्राप्त करना है ये हमने प्रश्न नंबर 9 में बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 पे। एक बार फिर उसी प्रकार से बना प्रश्न है तो गलती नहीं होना चाहिए, मैं डायग्राम बनाता हूं, जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। तो आते हैं, ये अपने पास में बिंदु के नाम नहीं दे रखे, हम मान लेते हैं ये ए है ये बी है। ए का मान है -8 13 और बी क्या दे रखा है, बी है अपने पास में x7 और विभाजन बिंदु जो मध्य पॉइंट जो है वो मध्य पॉइंट अपने को दे रखा है 4 और 10, ये पी। तो अब हमसे किसका मान पूछा है उसने भाई, x का मान पूछा है, तो बिल्कुल बता देंगे। अब बताइए कि जी x का मान बताएंगे तो उसमें x का मान, अब यहां कंफ्यूजन मत जाइएगा जी, ये x गायब है लेकिन फिलहाल इसका मान क्या हम जानते हैं कि ये 4 कैसे प्राप्त होता है, ये 4 प्राप्त होता है बाहर के दोनों के भुज का जोड़ करते हो, तब बाहर के दोनों के भुज का जोड़ करके 2 का भाग देते हो तब हमें ये प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में चलते हैं अपने पास में। तो ये यहां का -8 बाहर का पहला भुज प्राप्त हुआ, दूसरा बाहर का भुज क्या है x है, दोनों का जोड़ किया बटे में 2 किया तो अपने को ये प्राप्त होता है, यानी ये विभाजन बिंदु का भुज प्राप्त हो रहा था, x का मान प्राप्त हो रहा है। तिरछा गुणा करते हैं, 8 2 चौके 8 हुआ, बराबर क्या है -8 प्लस x, और -8 इधर आए तो किसका हुआ जी प्लस का, किसके बराबर में x, और x का मान 16 कहीं दे रखा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। अभी अपने पास में मध्य विभाजन पे हम बात कर रहे हैं।
मध्य विभाजन में कि बिंदुओं 7 -5 -2 11 को जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु 2, अच्छे से सॉरी वही पर्सन फिर से एक बार, चलो जल्दी से खत्म करते हैं। बाहर के 2 पॉइंट है, एक 7 एक -5, यहां पे है -2, यहां पे है 11, इसका मध्य बिंदु है अपने पास में कौन, 2 और P। बताइए P का मान कितना है आपने, और P का मान कैसे बताएं, ये बताने के लिए क्या करना है अपने को कि दोनों कोटि का जोड़ करना है। दोनों कोटि यानी -5 + 11 बटे में अपने पास में 2 और P का मान हमसे पूछ रहा है, तो ये हो गया जी कितना, 6/2, और 6/2 का मतलब 3, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बड़ा आसान था अपने पास मध्य बिंदु और मध्य विभाजन की बात करें तो ये अपने पास में। आइए आगे बढ़ते हैं और अभी भी मध्य बिंदुओं को एक बार फिर से वही प्रश्न अपने पास में, इस प्रश्न को आगे निकालते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार कर चुके हैं, एक जैसा सा प्रश्न है। यहां से बताइए, कभी कभार सामान्य जो प्रॉपर्टी आप पढ़ते हैं उन प्रॉपर्टी पे प्रश्न बना दिया जाता है, तो मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि ए और बी के जो दो निर्देशांक दे रखे हैं इसका आंतरिक विभाजन करना है, तो क्या करना है, तो m का गुणा किससे करना होता है जी। अगर इस प्रकार से आपका बना हुआ है डायग्राम, तो यहां पे अपने पास में x1 y1, यहां x2 y2, ये पॉइंट है x और y, ये अनुपात है m और ये है n, तो क्या याद है हमें, mx2, तो mx2 तो पहले दूसरे तीसरे चौथे सभी में आ रहा है जी अपने पास में। फिर आया nx1, तो nx1 यहां पर भी सभी में आ रहा है, और बटे में m + n, बस इतना बोलते ही आपका ऑप्शन नंबर गया सी। क्या यहां पर प्लस नहीं है जी, माइनस है, और आपने ये भी सीखा कि सिर्फ नीचे नहीं ऊपर भी प्लस आता, तो ए और बी दोनों तो गए। अब बताइए जी अपने पास में mx2 nx1 और mx2 n, यहां पर फिर गड़बड़ हुआ, यहां n नहीं लगाया, यहां पर लगा रखा है m, तो अपने पास बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभार एक सामान्य आपकी प्रॉपर्टी को या आपके प्रश्न के रूप में बना के रख दिया जाता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां रखी जाती है जिसको आपको पहचान करना होता है। चलिए अब आते हैं अंतः विभाजन पे बने प्रश्न, अनुपात वाले प्रश्नों पे आते हैं। उन प्रश्नों को कैसे करना है, कितना करना है, एक प्रश्न मैं करवाऊंगा, अगले 2-3 जो प्रश्न होंगे उनको आप करके देना है, और किसी प्रकार की गलती होना नहीं चाहिए, मैं करूं उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। आइए सबसे पहले एक बार एक प्रश्न बोर्ड पर देखते हैं अच्छे से। तो यहां ये प्रश्न दे रखा है, इसमें ये कहता है कि 2 बिंदु है, कौन कौन से जी देखते हैं अपने पास में, 2 बिंदु दे रखे हैं अपने को, जिसमें पहले बिंदु का निर्देशांक है 2 - 3 और दूसरे का है -4 6, और उसमें अंतः कहीं विभाजन आपने किया, ये पॉइंट अगर ए है ये बी है तो विभाजन बिंदु पी है, और इनके बीच का जो अनुपात है वो दे रखा है 1:2। अब बताइए जी, क्या हम उस बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं जो कि एक रेखाखंड को अंतः विभाजन करता है, लेकिन अनुपातिक मान अनुपात बनेगा विभाजन 1:2 में। तो आइए जी अपने हल करते हैं। तो m1 x1 ये सब चीजें नहीं लिखूंगा, केवल मुझे बताइए इस 1 का गुणा, अगर पहले आप x का मान बता रहे हैं तो 1 का गुणा 2 से करेंगे कि -4 से करेंगे। फॉर्मूला मत रटिए, थोड़ा सा अगर डायग्राम बना है तो आपको याद रह जाएगा। 1 का गुणा नजदीक करना है कि दूर करना है, तो क्या जी दूर करना है तो कर दीजिए। तो 2 का गुणा -1 का गुणा -4 से किया, कितना हुआ जी -4। इसी क्रम में बताइए 2 का गुणा -4 से करना है कि -2 से करना है, तो हम दूर जाना है दूर जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, अंतः विभाजन प्लस लेके आता है, तो ये लगाया प्लस, और 2 का गुणा 2 से किया तो मान हो गया कितना जी अपने पास में 4, तो ये हुआ 4, और बट्टे में आपको क्या लगाना है कि अनुपातों का जोड़ करना है, mn जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना आया 3, और ये ऊपर मान हुआ 0/3 और आंसर प्राप्त हुआ 0। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भुज 0 x का मान 0, तो ऑप्शन ए में भी है बी में भी है, तो मतलब गया कौन, डी भी गया और सी भी गया। अगर सिर्फ एक ऑप्शन होता तो टिक करके आगे बढ़ना है, पेपर के दौरान फालतू समय वेस्ट नहीं करना अपने को। आइए वापस y पे, y का बताने के लिए अब अपने सिर्फ और सिर्फ y के बिंदुओं की तरफ ध्यान देंगे। तो y अपने को बताना है, तो इधर से -3 दिख रहा है, इधर से 6 दिख रहा है, बाकी सब चीजें दिमाग से हटा दीजिए। बताइए 1 का गुणा -3 से या -6 से होगा, तो चीज दूर जाना है, दूर जाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे। 1 का गुणा 6 से, और 2 का गुणा किससे जी 3, लेकिन माइनस का, तो -6, और बटे में इन दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। 6 - 6 0/3, और एक बार फिर से क्या प्राप्त हुआ 0, यानी उन दोनों बिंदुओं का जो 1:2 में बांटने वाला जो बिंदु है 0 0 कौन होता है जी हमारे पास में, वो होता है हमारा मूल बिंदु होता है।
चलो ये हुआ जी विभाजन अंतः। क्या ये एम एन वाली बात थोड़ी समझ में आई क्या जी? और डायग्राम को मत फॉर्मूले को मत रटिएगा, थोड़ा सा रफ वर्क डायग्राम में करने का प्रयास करें, पर्सन कभी नहीं उलझेगा आपका और आपसे त्रुटि नहीं होगी किसी प्रकार से। तो बात समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूं अपने पास में। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे। 15 नंबर प्रश्न पे अपने बात करें उसी प्रकार के, क्योंकि जब भी एक टाइप उठाए तो अपने 2-3 प्रश्न उससे संबंधित लेते हैं, जल्दी से डायग्राम बनाएंगे और जल्दी से हल करेंगे अपने। तो दो बिंदु आपने लिया, एक ये ए है, एक बी है। ए का निर्देशांक -2 1 है, बी का निर्देशांक 5 4 है। विभाजन बिंदु के बारे में हमें जानकारी है नहीं, अनुपात आपने बता दिया कितना जी 2 और ये हो गया 3। तो क्या हम इस x और y का मान बता पाएंगे क्या जी? तो बस बताते चलिए, बोर्ड पर मैं लिखता जा रहा हूं, बोलते आप रहिएगा। तो बताएं सबसे पहले 2 का गुणा किससे, क्योंकि x पे आ रहे हो तो x पे ध्यान रखिएगा, y फिर y की बात करेंगे, फिलहाल x पे हैं। तो x का मान है तो अपने को 2 का गुणा -2 या 5 से, तो दूर जाइए, सीधा गुणा हुआ 5 2 10। 3 का गुणा किससे, तो ये हुआ -6 और नीचे करना नहीं भूलना क्या, इन दोनों का जोड़, 3 और 2 5। तो मान हमें प्राप्त हुआ कितना जी 4/5। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ, जैसे जैसे मान प्राप्त होता है ऑप्शन पे नजर जरूर रखें। क्या हमारा ये ऑप्शन है गलत है जी, क्योंकि इसमें तो 1/5 है। क्या सी होगा, ये भी गलत है क्योंकि इसमें 7/5 है। और आपका मान कितना आया है 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन अगर ये इनमें से कोई नहीं दिया है तो फिर थोड़ा संभल के, अभी भी बी और डी दोनों आपके हाथ में है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब x का रोल खत्म हुआ, पहुंचते हैं किस पे, अपने y पे आ जाते हैं। y की हम बात कर रहे हैं, y पे आएंगे तो हमारा ध्यान 1 पे और हमारा ध्यान किस पे रहेगा, 4 पे रहेगा। तो अब बताइए 2 का गुणा 1 से कि 4 से, तो हम 4 से करेंगे, दूर जाना है 8 हुआ। 3 का गुणा 1 से किया तो 3 हुआ, दोनों के बीच जोड़ करना है और बटे में 5 तो आना है। तो मान प्राप्त हुआ कितना 11/5। कौन सा ऑप्शन प्राप्त हुआ अपने को, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भुज और कोटि दोनों हमें प्राप्त हो रहे हैं। बात आ रही है क्या जी समझ में? तो इसी क्रम में अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। चलो आगे फिर अब अगले 1-2 प्रश्न और है आपके लिए, अभी भी बताइएगा फिर अगर बात आपको समझ में आ रही है। तो जैसे मैंने कहा बस आज के दिन की क्लास लगा लीजिए, दोबारा निर्देशांक ज्यामिति पेपर तक देखने की हमें आवश्यकता नहीं है। पेपर से पहले एक बार इस क्लास को थोड़ा सा स्पीड मोड में और देख लेंगे और बात वहीं खत्म। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रतिदिन आपको एक टॉपिक लेके आऊंगा और एक टॉपिक इस प्रकार से तैयार होगा कि सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के साथ ही जुड़े रहना है। और जो मैं प्रश्न आपको करवा दूं उन प्रश्नों को आपको यदि करना आता है तो पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी अपने को। तो 4 - 3 2 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अंतःविलोम अनुपात में फिर विभाजन। बताइए जी जल्दी से, फिर अपने पास में मैं तो हल करूंगा ही, जरूरी है मेरे लिए हल करना, क्योंकि सभी को एक बार बताने से चीज समझ में आई जरूरी नहीं है। लेकिन जिनके समझ में आया हुआ है वो अपना आंसर जरूर देंगे और मेरे करने से पहले पहले। तो यहां का मान है 4 - 3, यहां का मान है 2 5 और यहां से अनुपातिक उस पॉइंट का अंतः विभाजन मान ज्ञात करना है P, यानी x और y का। अनुपात आपको दिया है कितना, यहां है 3 और यहां है कितना 2। तो आइए जी फिर बात करते हैं अपने पास में। सबसे पहले x का मान बताना है, x का मान बताना है तो सिर्फ ध्यान आपका x पे है। x पे है तो बताइए किसका गुणा किससे, 3 2 6 प्राप्त हुआ, 2 4 8 प्राप्त हुआ और बटे में अपने को 5 प्राप्त हुआ और आंसर प्राप्त हुआ 14/5। क्या कोई ऑप्शन है अपने पास में? अगर मैं यहीं से प्रश्न खत्म करने की बात करूं तो A गया, B गया, D गया, बचा कौन जी C। लेकिन फिर भी चलो y की ओर, क्योंकि हम प्रैक्टिस करें अभी फिलहाल, y पे और आते हैं। जब y पे आओगे तो आपका ध्यान किस किस पे बना रहेगा, आपका ध्यान बना रहेगा इधर से 5 पे और इधर से बना रहेगा -3 पे। तो बताइए 3 का गुणा किससे, 3 5 15, 2 का गुणा -6 बटे में क्या आना है 5। तो आंसर क्या प्राप्त हुआ 9/5 और ये बहुत पहले आप बता चुके थे, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 16। क्लियर हो रहा है ना जी सभी को अपने? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 17 पे। बस यहां से थोड़ा सा संभल के, क्योंकि अब अंतः नहीं बाह्य विभाजन करना है और गड़बड़ मत कर देना। आपने केवल एक बात कही थी कि बाह्य विभाजन करते हैं तो जहां प्लस लगाना है वहां पर है माइनस लगा देना है। बस इसी क्रम में अपने लापरवाही नहीं करना और थोड़ा संभल के काम करेंगे। चलो पहले 2 पॉइंट लिख लेते हैं अपने। 2 पॉइंट है अपने पास में, ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। पहला मान है 3 - 1,
समझ में आया हुआ है आपको? उम्मीद करता हूं कि मेरे बोर्ड पर करने से पहले पहले आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा इस प्रश्न का, और आंसर बता दीजिएगा कौन सा है इसका। अगर मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपका आंसर देख के मदद मिलेगी मुझे भी। आगे कौन सा जी? विभाजन पॉइंट P। और अब आइए जी, P का हमें मान बताना है, ये हुआ X और ये हुआ Y। आइए बताएं जी फिर कैसे, किस प्रकार से प्राप्त करें। अनुपात हमें दिया गया, अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। तो ये अपने पास में अनुपातिक मान है 3 और 5। यहां हमने गड़बड़ की, 3-5 है तो, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है, क्या हमने उस समय बात तो नहीं की थी, अब बोलना चाहूंगा। आपके पास में ये A है और ये B है, और यदि पढ़ते और लिखते समय अगर आपका डायग्राम गलत था तो आंसर कहीं गलत जाएगा। अभी मैंने बात शुरू की, अभी बात सामने आई अपने पास में। A B है, अगर आप इस तरफ कोई एक पॉइंट लेते हैं P, तो बताइए बड़ी लाइन कौन सी है? AP है या BP है? तो AP अगर बड़ा है तो पहला अनुपात बड़ा होगा और दूसरा अनुपात है छोटा होगा। क्या हम ये समझ रहे हैं क्या इस बात को कि AP के लाइन की लंबाई BP के लाइन की लंबाई से ज्यादा होगी अपने पास में। लेकिन अगर आपने यही लाइन कुछ इस प्रकार से बनाया, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, और वो विभाजन बिंदु अगर इस प्रकार से यहां P पे आ गया, तो अब बताइए एक पॉइंट है AP और दूसरा है BP। अब बताइए दोनों में से लंबाई किसकी ज्यादा होगी, AP की या BP की? तो यहां सबको समझ में आ रहा है और सबको दिख रहा है कि लंबाई AP की ज्यादा नहीं, यहां पर BP की ज्यादा होगी। बस वही चीज ध्यान रखिए, यदि पहला अनुपात बड़ा है तो आपको अपने दाएं तरफ बाहर पॉइंट लेके जाना है, और यदि पहला अनुपात छोटा है तो आपको बाएं तरफ अपना बाहर का पॉइंट लेके जाना है। लेकिन क्या हमने सिखाया, गलती की कि नहीं की? क्योंकि आप तो बाहर चले गए और A की तरफ जाने की आदत है, जो कि गलत है। वो पॉइंट बाहर का B की तरफ भी हो सकता है और A की तरफ हो सकता है। अब आइए जी अपने सारा काम दोबारा करेंगे, क्योंकि आपने डायग्राम ही गलत बनाया, और हो सकता है कि आपने तो छाप लिया होगा इसे अपनी कॉपी में। तो ये थोड़ा सा जरूर ध्यान रखा करें कि प्रश्न को पहले समझे कि क्या कह रहा है और कितना कह रहा है, उसी प्रकार से आगे बढ़े। तो हमारे 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है 3-1, दूसरा पॉइंट है हमारा कितना 4 और 5। फिर वो ये कहते हैं कि उस रेखाखंड के बाहर कोई पॉइंट है जी, बाहर ये हमने लगा दिया, ये है हमारा जी P पॉइंट, ये है हमारा A और ये है हमारा B। अब वो ये कहते हैं कि जी पहले इसको जब आपने मिलाया तो इसके बीच में अनुपातिक मान मिला 3, और इससे आगे चले गए तो यह अनुपातिक मान मिला 5, और इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो X और Y बताना है। तो बताइए जी थोड़ा सा यहां पर कि जी क्या हम जानते हैं कि ये हमारा X1 है, Y1 है, ये हमारा X2 है, ये हमारा Y2 है, ये हमारा M का मान है और ये हमारा N का मान है, और ये हमें ज्ञात करना है। तो बताएं X के बराबर में क्या होता है? X के बराबर होता है MX2। तो M का मान कितना 3, X2 कितना 4, तो 3 चौके अपने पास में कितना हो गया 12 हुआ। फिर आता है NX, तो 5 और 3 हो गया कितना जी 15। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जी प्लस नहीं आना, यहां पर क्या आना है जी अपने पास में माइनस आना है। और अब बताएं M-N करना है कि N-M करना है? तो M-N करना है तो 3-5, तो क्या आंसर प्राप्त हो रहा है? ऊपर तो मिला जी -3, नीचे मिला -2, कटने के बाद में मान प्राप्त हुआ 3/2। लेकिन समस्या ये कि अगर मैं D को छोड़ दूं तो बाकी सभी में 3/2 है पहला पॉइंट, तो यहां से तो कुछ समाधान नहीं हुआ, लेकिन डी ऑप्शन अपने हाथ से गया, ये अच्छी बात है। चलिए आगे आइए y पे आते हैं। y का बताने के लिए अब m का मान दूर लेके जाना है, तो 3 का गुणा किससे करना है 5 या 15, n का मान यानी 5 का गुणा किससे करना है -1 से, तो यहां माइनस और माइनस, फिर 5 का गुणा -1 से कैसा प्राप्त होगा माइनस प्राप्त होगा, और दोनों के बीच में क्या करना है 3 - 5। ये 2 बार माइनस लगाना समझ में आ गया क्या अपने को? एक तो अपने प्रॉपर्टी का ही माइनस है अपने पास में, और दूसरा जब 5 का 1 से गुणा किया -1 से तो माइनस प्राप्त हुआ। आगे चलिए कितना हुआ 15 और 5 है माइनस माइनस प्लस हुआ 20, और बट्टे में कितना आ गया जी अपने पास में -2, तो आंसर प्राप्त हुआ कितना -10। तो क्या कोई है ऑप्शन अपने पास में 3/2 और 10 माइनस का? तो ये अपने पास कौन सा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 17।
शायद ये बाह्य विभाजन की बनी बात जो बड़ी अच्छे से और जबरदस्त तरीके से अपने सामने रखी गई और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं त्रुटि होने के चांसेस थे। तो क्या ये बात हमें अच्छे से समझ में आई? जब बाह्य विभाजन बनाओ तो ध्यान रखना है कि पॉइंट दोनों तरफ जा सकता है, ए के बाहर भी और बी के बाहर भी। ये डिपेंड करेगा डायग्राम बनाते समय कि अनुपातिक मान कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, एक बार फिर से बाह्य विभाजन है और अपने प्रश्न करें, डायग्राम बनाए। उससे पहले जरूर बताइएगा कि अब की बार वाला पॉइंट ए से बाहर जाएगा कि बी से बाहर जाना है। तो बताएं किससे बाहर गया है, ए से या बी से? ये किस पे डिपेंड करेगा? अनुपात पे। और अनुपात देखो पहले किसका मान बड़ा है, पहला मान अनुपातिक बड़ा है तो बाहर वाला पॉइंट उधर जाएगा, अगर दूसरे वाला बड़ा है तो इधर आ जाएगा। तो दोनों के विलोम चलना है अपने को। तो प्रश्न करके देखते हैं अपने पास में, ये है आते हैं वापिस अपने पास में, ये पॉइंट -3 -4, -3 -4 और क्या है 2 1, ये तो हमारे दो बाहर के जो बिंदु थे वो प्राप्त हो गए। उसके बाद में वो ये कहते हैं कि दो खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा बी, ये बाहर का पॉइंट पी। पी इस तरफ क्यों आया पता चला क्या जी अपने को? तो ये हुआ एक्स और वाई। अनुपातिक मान देखिए, ये है कितना 3 और ये है कितना 2। तो बताइए जी, पहले प्रैक्टिस हो चुकी है तो बड़े अच्छे से। ये मान है n का, बाद वाला अनुपात n होता है, पहले वाला होता है m होता है। ये हमारा x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है और ये y तो है ही अपने पास में। तो बताइए सबसे पहले x का मान हम बताने जा रहे हैं। तो जी 3 का गुणा जो है वो 3 का गुणा -3 से, कि 3 का गुणा 2 से, तो 2 से होगा तो ये हो गया जी 6। 2 का गुणा किससे करना है, nx1 होता है, तो 2 का गुणा -3 से, तो ये हुआ माइनस और माइनस। 2 का गुणा -3 से कितना आ गया -6। और यहां पर दोनों का क्या करना है जी अंतर, तो 3 - 2। समझ में आ रही है क्या जी बात अपने को? ये क्यों 2 बार माइनस आया, क्योंकि हम जानते हैं बाह्य विभाजन में बीच में माइनस आता है। तो 6 माइनस माइनस का ये प्लस हुआ तो 12 और बटे में आया 1, तो ये भुज प्राप्त हुआ 12। कौन सा ऑप्शन गया, बी गया, सी गया, बचा ए और बचा डी। चलिए कोटि पे आते हैं, y का मान प्राप्त करते हैं। y का बताने के लिए 3 का गुणा किससे करेंगे, 1 से या -4 से? तो 3 का गुणा y2 से करते हैं, तो ये हुआ 3 और 2 का गुणा -4 से, तो माइनस और माइनस हो गया 8 और यहां से प्राप्त हुआ अंतर कितने का 1। तो यहां की बात करें 8 और 3 कितना हो गया जी 11 और बटे में 1, तो आंसर प्राप्त हुआ 11। तो 12 11 कौन सा पॉइंट है, डी नहीं होगा जी, क्योंकि वो तो माइनस में है। बचा कौन, ए। क्वेश्चन नंबर 18 बाह्य विभाजन के साथ में। उम्मीद कर रहा हूं जी शायद आज बात अच्छे से समझ में आ रही है। और क्योंकि मैंने कहा कि इतना अच्छा शानदार मौका नहीं मिलता कि एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक, जिसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं जो कि आपके हाथ से निकल जाए, या ऐसा कोई पर्सन नहीं जो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा इससे बाहर, जो आपने पढ़ा वही पेपर में आना है आपके। मैं ये नहीं कह रहा कि यही प्रश्न आएगा, पर इनसे बाहर कुछ है भी नहीं जो आपसे पूछा जा सके। तो आइए अपने पास में 19, 2y 2 - 2 4 3 7 के रेखाखंड। अब की बार क्या है, देखो ये थोड़ा अलग प्रश्न बना। अनुपात उपलब्ध है, अब की बार अनुपात तो है, लेकिन किसी ने किसी बाह्य पॉइंट का एक पॉइंट गायब कर दिया। लेकिन अभी पूरा नहीं, देखिएगा कैसे। बाहर के दो बिंदु कौन से, उन्हें जरूर अच्छे से समझिए। तो ये जो बिंदु है वो इन दोनों का विभाजन कर रहा है, और वो भी कैसा कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है। तो पहले बाहर के दो बिंदु बनवाइए जी, कौन कौन से हैं। तो ए का निर्देशांक क्या पढ़ा आपने, ए का पढ़ा -2 2। बी का क्या पढ़ा आपने, बी का पढ़ा 3 और 7। विभाजन वाला बिंदु क्या है आपके पास में, 2 और y। अनुपात क्या बता रहे हो, कह जी ये अनुपात है 4 और ये अनुपात है 1। अब उसने सिर्फ y का मान पूछा है, तो ये तो और भी आसान बना दिया जी अपने लिए प्रश्न। हम तो विभाजन बिंदु के दोनों मान बताना जानते हैं, और इसने आसान कर दिया कि केवल y बताओ। बता देते हैं जी, ये रहा y। बताइए y बताएंगे तो जी यहां पर रोल किसका है, 2 का, यहां पर किसका है 7 का। अब बताइए 4 गुणा किससे करेगा, नजदीक वाले से दूर से, दूर जाइए तो 7 के 28 अपने को प्राप्त हुआ। फिर 1 का गुणा किससे होगा, 2 से होगा, तो यहां का मान हुआ 2 और नीचे क्या करना है, जोड़ करना है, 4 और 1 5, 28 2 30, 30 में 5 का भाग दिया, आंसर प्राप्त हुआ 6। हमसे केवल यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19।
समझ में आ रही है जी बात अपने को? अभी भी बहुत सारे प्रश्न बाकी है, इसलिए अगर क्लास में आए हैं तो पूरा टॉपिक देख के जाना है, पूरा प्रश्न पढ़ना है, सारे प्रश्न जरूर करने हैं। और आज के अगर आपको प्रश्न किया और आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि जी ये तो बहुत अच्छे से शानदार काम हो रहा है, सारा पूरे के पूरे टॉपिक अगर एक दिन में एक टॉपिक आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवाइज करें, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। क्योंकि आप अगर अपने नोटबुक को, अपने नोट्स को लेके बैठे रहते हैं तो एक दिन में पूरे एक टॉपिक का रिवाइज नहीं कर सकते, और वो चीजें जो सीधे सीधे आपके पेपर में आने वाली है, क्योंकि इतना अनुभव नहीं होता आपके पास में कि आपको कौन से प्रश्नों को पढ़ना है और कौन से को छोड़ना है। कितने सारे ऐसे आपके साथी स्टूडेंट है जो कभी क्षेत्रफल पे चले जाते हैं, कभी केंद्रक पे चले जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस से बाहर की बात है। ढलान जैसे प्रश्नों को आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि पढ़ना ही नहीं है, जो कि 11वीं क्लास के बाद की बात है अपने पास में। तो जो पढ़ी जा रही है उन्हीं को पढ़िए। और अगर आपको लग रहा है कि बड़े अच्छे से, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि डेली एक ऐसा टॉपिक आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। आपके एग्जाम से पहले पहले आपके सारे टॉपिक मैं आपको इस प्रकार से कंप्लीट कराऊंगा। आइए बिंदु 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, अंतः विभाजन इसी प्रकार से प्रश्न बनाए, इसलिए मैं टाइम नहीं रुकूंगा, यहां पर आप कर लूंगा। पिछले वाले प्रश्न में y का मान पूछा था, इस वाले प्रश्न में x का मान पूछा है, और मैं इतने अच्छे से आपको सामने चीजें रखते जा रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रश्न शायद आप अपने आप कर पाएंगे। चेक कर लीजिएगा, प्रश्न आपको आना चाहिए। यदि आपसे नहीं हो पाता, आपके कहीं डाउट बना रहता है, तो बिल्कुल टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको ये चीजों को जरूर क्लियर करूंगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपने पास में, और अब की बार अनुपात आपसे पूछा गया है। और अनुपात अगर आपसे पूछ ले तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्या अनुपात दो प्रकार से आते हैं अपने पास में। अनुपातिक मान अंतः विभाजन भी करता है और अनुपात बाह्य विभाजन भी प्राप्त होता है। वो कैसे पता चलेगा, पहले उस पर बात करते हैं, फिर इस प्रश्न को करेंगे अपने। यदि आपके पास में देखो दो बिंदु है अपने पास में, एक ए और एक बी, छोड़िए इसे, हम अनुपात दो प्रकार के सीख रहे थे, उस पर बात करते हैं। यदि आपके पास में एक प्रश्न आ जाता है 2m बराबर में 3n, जब आप इसे हल करेंगे 2m बराबर 3n, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो आप अनुपातिक मान अगर आपसे पूछ लिया कि m अनुपात n कितना होगा, तो आप नेचुरल सी बात से ही पढ़ेंगे कितना, 3:2। ये हम पहला भाग जानते हैं। आइए इसी प्रश्न को अगर दूसरे रूप में देखें, अगर यही प्रश्न हमारे सामने आ जाए क्या कि 2m बराबर -3n, यदि ये प्रश्न बन के आ जाए तो हम क्या पढ़ेंगे? अब इस क्रम में अगर हम बात करें 2m बराबर -3m, तो इस क्रम में अगर हम पढ़ेंगे और आपसे अनुपात हमसे पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप क्या पढ़ेंगे? क्या आप इसे -3:2 पढ़ेंगे? यदि हम बात करें गणित की लैंग्वेज में तो ये गलत जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुपातिक जो रिजल्ट होता है वो हमेशा हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक रूप में अनुपात नहीं बताया जाता है। तो अगर आप -3:2 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएंगे, इसके बजाय आप अपना रिजल्ट क्या बताएंगे? 3:2। बस यहां से जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आप इस प्रकार से पक्षांतर करने के बाद में अनुपातिक रिजल्ट लिख रहे होते हैं, अगर दोनों के दोनों धनात्मक आ जाए तो समझ जाइए कि वो विभाजन होता है कैसा? अंतः विभाजन। लेकिन यदि आपके भुज और कोटि x और y में से अनुपातिक रिजल्ट mn देते समय अगर आपका कोई एक भी मान ऋणात्मक आ जाता है, तो फिर वो विभाजन होता है कैसा? बाह्य विभाजन होता है। तो क्या बात समझ में आ रही है जी? क्योंकि अनुपात जब बता रहे होगे तो आपके सामने ऑप्शन में ये लिखा हो सकता है कि 2:5 अंतः या 2:5 बाह्य विभाजन। तो जो भी अंतः विभाजन होगा, बाह्य होगा, आपको कैसे पता चलेगा? आपको इस प्रकार से पता चल जाएगा कि mn का दोनों धनात्मक रिजल्ट आ रहा है, अंतः विभाजन होगा। ये एक धनात्मक ऋणात्मक आ रहा है तो बाह्य विभाजन होगा ये। लेकिन दोनों नेगेटिव हो ऐसा नहीं होगा जी, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो वो कट जाएंगे, वहां मत बाह्य विभाजन लिख दीजिएगा। आइए अपने इस प्रश्न को करते हैं। क्या कि अपने पास में ये कहा गया कि 2 पॉइंट कौन कौन से है? 4, 5, और दूसरा पॉइंट है -10, -2, और इस रेखाखंड को कौन? एक्स अक्ष। क्या आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पे किसका मान 0 होता है? तो बड़े अच्छे से आपको याद आया होगा, एक्स अक्ष पे किसका मान 0? वाई का मान 0 होता है। तो ये एक्स और ये 0। अब एक चीज और भी सीखने का प्रयास करें और आप याददाश्त में रखिएगा, यदि आपसे किसी प्रश्न में अनुपात पूछ लिया जाता है, यदि किसी प्रश्न में अनुपात आपसे पूछ लिया जाता है, तो उस विभाजन बिंदु के या भुज या कोटि या एक्स या y दोनों में से किसी एक का पता होना आपका जरूरी है। यदि दोनों दे दिए जाते हैं तो आपके सामने चॉइस बनी रह जाती है
आप x को उठा के कर सकते हैं या y को, लेकिन दोनों में से एक पॉइंट मिल जाए तो काफी रहेगा अपने लिए। और अब इस प्रश्न में देखिए हमें x का मान तो नहीं दिया, लेकिन उस विभाजन बिंदु का y दे रखा है। तो आगे हल प्रश्न करें उससे पहले एक बार इस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं, काफी देर होगी बात नहीं की इस पे। y बराबर क्या होता है, तो y बराबर क्या होता है my2 प्लस ny1 बटे में क्या प्राप्त होता है m प्लस n। तो यहां से सारी वैल्यू है बता दीजिए, लिखते चलते हैं अपने हल करेंगे। तो हल करते समय बताइए m का गुणा, क्योंकि y की वैल्यू उठानी है अपने को और y का मान पता है अपने पास में। यदि इस विभाजन पॉइंट का x का मान पता होता तो हम x वाली वैल्यू उठाते, y पता है तो सिर्फ y वाली वैल्यू पे रहिए। आप इन वैल्यू को यहां से हटा दीजिए दिमाग से आपके। तो आइए अब अपने किसका गुणा my2, m जाके गुणा करेगा किससे -2m, n आके गुणा करेगा किससे 5 से, तो +5n, और बटे में क्या प्राप्त हो रहा है m प्लस n। बिल्कुल लिखा जी। क्या प्रश्न में y का मान है, हाँ जी है, कितना है जी 0 है। अब हल करते हैं, mn जो है वो 0 से आके गुणा करेगा तो 0, तो क्या प्राप्त होगा 0 बराबर 2 -2m प्लस 5n। और अब अगर m इधर आया तो क्या हुआ 2m बराबर में 5n, और अनुपात हमें क्या प्राप्त हुआ अपने पास में, तो 2 5 ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे 5:2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बिल्कुल जी बी आपके पास में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब की बार पहले y पे बात हुई थी, अब वो ये कहता है क्या पहला भी x अक्ष था, हाँ उसमें भी x अक्ष था, ये x अक्ष वाला अभी जो मैंने प्रश्न किया उस जैसा बिल्कुल प्रश्न फिर से आपके सामने मैंने रखा है। आराम से इस प्रश्न को देखिएगा एक बार फिर से। y का मान 0 है, ये प्रश्न आपके लिए छोटा सा होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं जिसे करेंगे। अगर x अक्ष फिर से विभाजित करता है तो क्या अनुपात बता दोगे, बिल्कुल पिछला प्रश्न नंबर 22 वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए प्रश्न है, करेंगे जरूर आप। आते हैं इसमें जोड़ने वाली रेखा को किस y अक्ष बिंदु 2 -3, ये प्रश्न अलग है। चलो इस पे y अक्ष वाला मैं कर देता हूं एक और प्रश्न। तो यहां से वो क्या कह रहा है कि दो बिंदु है, कौन कौन से जी, एक -2 -3 है। पहला बिंदु -2 -3, दूसरा बिंदु क्या है 3 और 7। इसका विभाजन बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष पे आपका जो विभाजन पॉइंट है P है वो y अक्ष है, और आप जानते हैं कि y अक्ष पे किसका मान 0 होता है जी, x का मान 0 होता है। तो यहां से अपने पास में सारे पॉइंट प्राप्त हो चुके हैं। हमें ज्ञात करना है क्या जी m और n, अनुपात हमें प्राप्त करना है। और अभी बताया था फिर से बता रहे हैं कि अनुपात बताते समय विभाजन बिंदु के या x या y दोनों में से एक मान पता होना चाहिए। क्या हमारे प्रश्न में x का मान है, बिल्कुल है जी, तो x का मान 0। अब बताइए हमें रोल किसका यहाँ प्रश्न में नहीं है, y वाले सारे पॉइंट अपने दिमाग से हटा दीजिए, केवल x पे बने रहिए। m का गुणा किससे होगा 3m, तो ये हुआ 3m। n का गुणा किससे होगा -2 से, ये -2n, और बराबर बटे में क्या आना है m प्लस n, और ये दोनों यहां 0 से आके गुणा करेगा तो मान कितना बना 0, तो 0 बना तो आप देखिएगा क्या आपका रिजल्ट है 3m बराबर 2n प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 2n माइनस का इधर आएगा प्लस, पक्षांतर करते इसमें आपने सही लिखा। तो बताइए फिर अनुपात कितना, m अनुपात n कितना 3:2 या 2:3, तो मान प्राप्त हुआ हमें कितना 2:3 है। क्या कोई ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जी डी अपने पास क्वेश्चन नंबर 24। जब y अक्ष या x अक्ष किसी रेखाखंड को विभाजित करे तो हमें अनुपात कैसा बताना है, इस पे हमने बात की क्वेश्चन नंबर 24 में। जैसे अभी मैंने किया था कि x अक्ष वाला एक प्रश्न मैंने किया था, एक आपके लिए छोड़ा था, y अक्ष वाले पे एक मैंने किया, दूसरा फिर आप पे छोड़ रहा हूं। पर मुझे ये बताइए इसमें तो ये भी लिख रखा है बाह्य है अंतः है, ये कैसे पता चलेगा, क्या याददाश्त में रहेगा। यदि अनुपात बनाते समय m और n दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो अंतः विभाजन है, या m और n में से एक भी अगर नेगेटिव आता दिखे तो तुरंत आप सीधा क्या कहेंगे कि वो एक बाह्य विभाजन है ना कि अंतः विभाजन है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये कर पाएंगे, करेंगे ना प्रश्न नंबर 25 अपने लिए। तो 2 प्रश्न, 2 क्या 1 प्रश्न पहले भी दे चुका था, मैं आपके लिए प्रश्न कुछ छोड़ रहे हूं जिन्हें करके देखेंगे। कौन सा प्रश्न छोड़ा मैंने आपके लिए 25, और यही प्रश्न बिल्कुल सेम आपके लिए फिर से है कि एक बार फिर से कौन सा अक्ष
वाई अक्ष है। पर्सन बड़े अच्छे से दिख रहा होगा, तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा रोक के स्क्रीनशॉट लेके इस पर्सन को अपने साइड में रखें और इस पर्सन को जरूर करके देखेगा। 3-4 पर्सन ऐसे हैं जो कि सिमिलर प्रकार से जो मैं करके आया था उसी प्रकार से। चलो एक बार ये अंतर बाह्य विभाजन वाला कर ही लेते हैं अपने एक पर्सन। पिछला पर्सन आप कीजिएगा, ये मैं करवा देता हूं आपको कि ए और बी 2 पॉइंट है, बिल्कुल जो 2 पॉइंट है अपने पास में, एक ए है और एक बी है। ये राजी ए, ये राजी बी। ए का मान है कितना 5 8, बी का मान कितना है 7 -3, और यहां पर वो कहता है कि इस रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में, और y की बात आई है तो आप जानते हैं कि किसका मान 0 होता है जी, कि x का मान 0 होता है। ये हमारे सारे मान प्राप्त हुए, हमें प्राप्त करना है m और n। आइए अब अंतः और बाह्य वाली बात देखते हैं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है अपने को। तो जी क्योंकि y का मान तो नहीं दे रखा, इसलिए y वाले सारे पॉइंट हटा दिए हमने, y वाले यानी सारी कोटि यहां से निकाल दी, कहीं रोल नहीं है इस कोटि में, तीनों पॉइंटों के अपने। आ जाते हैं अब x अक्ष पे, या सॉरी x का मान पे अपने पास में, या सारे भुज पे बात करें तो m का गुणा किससे होगा जी, m का गुणा 7m, n का गुणा 5 प्लस 5n बटे में क्या आएगा m प्लस n, और x का मान कितना है 0 है। तिरछा गुणा किया कितना आया जी 0 आया, किसके बराबर 7m प्लस 5n। जब आप देखो या तो इसको इधर लाए या उसको उधर लेके जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक तरफ करते हैं तो आपका रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 7m - 5n। यदि उसको इधर लेके आए तो माइनस होगा कि नहीं होगा जी। अब बताइए m अनुपात n कितना, क्या आप इसे -5/7 पढ़ेंगे, जो तो कहीं नहीं है। तो फिर क्या समझ में आया कि हमारा अनुपातिक रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता, अनुपातिक रिजल्ट कैसा होता है पॉजिटिव होता है। तो 5-7 ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तो क्या ए सही है कि सी सही है। अब उसके आगे साफ साफ लिखा है अंतः है कि बाह्य है। तो क्या आपको पता चला कि बाह्य विभाजन तब होता है जब उनका मान दोनों में से किसी एक का ऋणात्मक प्राप्त होता है, और ऐसा हुआ है तो हमें ए को नहीं टिक करना, जल्दबाजी में गलती मत कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। शायद समझ में आ रही है आपको ये सभी को बात। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 26। आइए अपने पास में अच्छा प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न करते हैं, देखते हैं कैसे कितना कर पाते हो। मेरे करवाने से पहले हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा वो भी जरूर देखना है अपने को। लेकिन ये प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा और शानदार प्रश्न है अपने लिए कि एक रेखाखंड के सिरे, तो दोनों साइड के पॉइंट दे दिए, ये है जी दोनों साइड के पॉइंट, ये है ए, ये है बी, इसका मान है -3 5 और इसका मान है 9 -1, और इसे 3 बराबर भागों में बांटने हैं। तो ये 1 और ये हुआ 2, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3 भागों में बांटोगे तो 2 बार काटना है, 4 भागों में बांटोगे तो 3 बार काटना है, और 2 भागों में बांटना है तो 1 बार काटना है। शायद आप ये अच्छे से जानते। तो ये हमारा पॉइंट P और ये हमारा पॉइंट Q। अब वो ये कहता है कि 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए, मतलब हमें P का भी बताना है और Q का भी बताना है। चलो फिर क्रम से शुरुआत करते हैं, P के मैं बताऊंगा, Q के आप करेंगे। तो पहले मुझे बताइए कि अगर आप AP और BP को पढ़ते हैं तो क्या आपको एक अनुपात मिलेगा। एक खंड इसके पास में, 2 उस भाई के पास में है, तो अनुपात कितना मिला 1:2। अब यही बात मैं अगर Q पे आके रुकूं तो Q पे आके रुकेंगे तो ये और ये अनुपात कितना होगा जी अपने पास में, AQ और BQ का अनुपात कितना होगा, 2 भाग इसके पास 1 उसके पास में, तो अनुपात कितना बना 2:1। लेकिन मैंने अभी कहा कि P वाला मैं कराऊं, Q वाला आप करेंगे। अनुपात पता चलना जरूरी था जो मैंने बता दिया। आते हैं अपने P वाले भाग पर। तो P वाले प्रश्न को करते हैं। P वाले प्रश्न को करेंगे तो बताइए A का गुणा किसके साथ होगा, चलिए दूर के साथ में 9 हुआ। 2 का गुणा किसके साथ, चलिए इससे दूर पे, तो ये हुआ 3 हुआ 6। दोनों का जोड़ करना है, ये बात अच्छे से जानते। ये हुआ 3, यहां का मान हुआ x, तो कितना आया जी 3/3 मान आया 1। चलो जी ऑप्शन नंबर सी भी गया, ऑप्शन नंबर बी भी गया, बचा ए या डी। आइए इसी प्रकार से y की बात करें तो y की अगर हम बात करें तो दूर जाते हैं, a का गुणा -1, तो ये हुआ -1। 2 का गुणा 5 से, तो 2 5 10, और नीचे क्या प्राप्त हुआ अपने को 2 और 1 3 जोड़ किया 3, 9/3 मान प्राप्त हुआ 3, तो मान प्राप्त हुआ 1 3। अभी तक आपका पहला पॉइंट 1 3 है
1 3 है। तो आपका ऑप्शन नंबर या तो ए है और या डी है, और दोनों में से कौन सा सही है ये हमें तब पता चलेगा जब हम किसका मान बता दें, क्यू से। और क्यू के निर्देशांक बताने के लिए आपका अनुपातिक विभाजन क्या है, विभाजन बनाए कितना, 2 अनुपात है 1, और इसे 1 2 अनुपात 1 के माध्यम से क्यू का पॉइंट आप बताएंगे अपने रफ वर्क में, अपने होमवर्क के रूप में। और जैसे ही आपका मिल जाए तो आपका ऑप्शन ए या डी दोनों में से कौन सा सही है कमेंट में जरूर बताएंगे अपने। तो ये वाली अपने पास में विभाजन पॉइंट। और यहां तक आते आते, क्योंकि आज की क्लास उम्मीद तो थी मैंने कि मैं सारा पूरा भाग करवा पाऊं आपको, लेकिन शायद पहला दिन की क्लास होने की वजह से टाइम मैनेजमेंट अपने कर नहीं पाए, या यूं कहिए कि बड़े अच्छे से आपको समझाने के प्रयास में मैंने अधिक समय लिया थोड़ा सा, और इससे ज्यादा बड़ी क्लास लेना आज के दिन में संभव नहीं हो पा रही किसी कारणवश से, तो मुझे आज यहीं रोकना होगा। लेकिन आपके निर्देशांक ज्यामिति के 3 भागों में से 2 भाग हम बड़े अच्छे से कर चुके हैं, तीसरा भाग बनता है दूरी। बिल्कुल आप अपने क्या करेंगे कि कल की अगली क्लास के अंदर अपने दूरी का जो पॉइंट है वो लेके आएंगे, और जैसे ही मैं दूरी का पॉइंट करवा दूंगा, पहले दूसरे और तीसरे भाग के तीनों को मिलाकर कुछ प्रश्न मैं जरूर लेके आऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या मेरी कल की और आज अगली क्लास के, आज की या उससे आगे की क्लास में जितना भी मैंने सिखाया या पढ़ाया क्या आप उसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अतिरिक्त अगले के प्रश्नों के लिए आगे के प्रश्नों के साथ अपने कल मिलते हैं। आज इतना ही। एक बार फिर से जाते जाते मैं ये कहूंगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार से हमारे पेपर तक ये कंटिन्यू क्लास बनी रहे, और इस प्रकार से अगर अपने क्लासेस मिलते रहे, इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहे, ताकि रिवीजन भी हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर कोई चीज आपकी छूट चुकी है तो वो प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने सभी साथियों को, सभी अपने ग्रुप्स के अंदर अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके वो दूसरे साथी जो अब तक इस चैनल पे नहीं पहुंच पाए हैं वो जरूर इस चैनल पे आए, और जो नया साथी जब भी आपका आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।